आज हमने बात करनी है डेली टास्क के ऊपर। डेली टास्क अगर मैं इंट्रोड्यूस करना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि डेली टास्क का मतलब ये नहीं है कि फ़लाँ बुक के अंदर फ़लाँ चैप्टर का नाम है डेली टास्क और आपने वो वाले सारे डेली टास्क परफॉर्म करने हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ इधर उधर से सुनी हुई बातों से मैंने कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से ऐड किए हुए हैं जिनको मैं डेली टास्क कहता हूँ। शायद किसी और को आप डेली टास्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, गूगल करें तो शायद आपको कुछ और डाटा अवेलेबल हो वहाँ पे, लेकिन मैं अपने मुताबिक जैसे मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ सोचते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज में मैंने ये कुछ मैसेज टाइप किए जो मैंने यहाँ सामने इस टाइम डॉक्यूमेंट में रखे हुए हैं। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 4 है। इसमें रिपीटिंग पॉइंट्स भी होंगे, कंफर्म होंगे, जो पॉइंट ऊपर भी लिखे हुए हैं नीचे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम एक तरफ से शुरू करने की कोशिश करेंगे और जो पॉइंट्स हो चुके होंगे उनको कोशिश करेंगे कि दोबारा वो ना हो सकें। सही है, तो एक तो हमने इस फाइल को कवर करना है विद रिस्पेक्ट टू डेली टास्क। याद रखिएगा कि डेली टास्क जो लफ्जी मतलब है उसका कि रोज़ाना करने वाले काम, वही मतलब है और उसका कोई मतलब नहीं है कि ये कोई प्रॉपर एक थ्योरेटिकल चीज़ है जो एग्जैक्टली हमें एक सेंटेंस बता दिया जाता है कि आपने इस तरीके से करना है। इट इज़ नॉट द केस। मैं अपने अल्फाज में बोलूँ अगर तो ये मेरी अपनी सोची हुई एक इस्लाह है जो शायद कोई और डिजिटल मार्केटिंग वाला एज इट इज़ अप्लाई ना करता हो। ठीक है, बट ये जहन में रखिएगा कि ये डेली टास्क इंपॉर्टेंट बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली इन्हीं डेली टास्क की रिवीजन है, इन्हीं डेली टास्क की दोहराई है जो हम बार बार करेंगे, एक ही अकाउंट के ऊपर रेगुलरली करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस अकाउंट की परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी, यानी बेटर से बेटर होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये डेली टास्क आपको आते हों, आप इसको परफॉर्म करते हो, बीइंग अ बिगनर आपने चीज़ों को नोटिस करना है। ठीक है, बीच में जाके जब आप थोड़े से एक्सपर्ट होना शुरू हो जाओगे फिर आप थोड़ी बहुत चेंजेस सजेस्ट करोगे। ठीक है, सजेशन लिए बगैर आप लोग नहीं जो है वो चेंजेस करोगे। मकसद मेरा कहने का ये है कि आप जो भी उस टाइम दरमियानी लेवल पर जब भी आपको कुछ समझ आएगा कि ये चेंज होनी चाहिए तो आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे बल्कि अपने सीनियर से पूछोगे कि भाई ये चेंजेस हैं, क्या ये मुझे करनी चाहिए या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास वो टाइम आ जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता उतनी जल्दी ख़त्म होगा जितना आप काम करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा अकाउंट्स पर आप डेली टास्क परफॉर्म करेंगे, जितनी ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी वो वक्त गुजरता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऐसा वक्त होगा कि आप डेली टास्क परफॉर्म किया करेंगे, अकाउंट के ऊपर जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो आप अप्लाई करके अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दिया करेंगे, क्लाइंट को रिपोर्ट कर दिया करेंगे। फिलहाल आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि आपका सीनियर आपका क्लाइंट है। ठीक है, वो आपको जो है वो आपने उसको रिपोर्ट करना है। कल को आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट हो, आप उसे डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे होगे। और पंजाबी का मुहावरा आपने याद रखना है, सुत्ते पुत्र दा मुँह चुम्या, ना माओ सिर एहसान ना पियो सिर एहसान। अब इस मुहावरे को एक्सप्लेन नहीं करता, मुख्तसर ये बता देता हूँ कि जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने अगर रिपोर्ट नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप छोड़ देना है, तो क्लाइंट के मुताबिक यू आर नॉट वर्किंग। आप डेली काम करें, सारा दिन अकाउंट खोल के रखें, क्लाइंट को बताएंगे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन गैप, ये रिपोर्टिंग गैप ये नहीं होना चाहिए। डेली टास्क परफॉर्म करें, उसकी जब आप डेली टास्क परफॉर्म करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक ईमेल तैयार हो जाएगी। हर रोज़ ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को, क्योंकि शुरू में तो जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, और आपने उसको आदत डाल दी है रोज़ाना ईमेल करने की। 3 महीने बाद आपके पास 4 क्लाइंट्स हो गए हैं। अब आप रोज़ाना चारों क्लाइंट्स को ईमेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर उस टाइम जाकर आप फंस जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी कि यार अब मैं क्या करूं, मैं रोज़ की 4 ईमेल्स नहीं लिख पाता, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, बहरहाल इस बात को यहीं छोड़ता हूं, आगे जो इसके मुताबिक चलता रहेगा वो बताता रहूँगा। उसके अलावा मैंने यहाँ एक एक्सेल की फ़ाइल खोली हुई है जिसके ऊपर ये 3 टैब्स हैं। इसके अंदर हम डेली टास्क के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत नोट करते हैं। बेसिकली ये फ़ाइल कोई हरफ आखिर नहीं है, एक फॉर्मेट है। इससे पहले मैं खुद किसी को डेली टास्क रिपोर्ट किया करता था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या किसी से रिपोर्ट लिया करता था तो वर्ड की फाइल होती थी, उसमें जुमले लिखे हुए होते थे सेंटेंसेस की शक्ल में। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये वाला मैसेज है, स्टार्टिंग टाइम नोट करो, अकाउंट ओपन करो वगैरह वगैरह, ये बेसिकली शायद मैंने उसी टाइम लिखा था जो वो वर्ड की फाइल मेरे पास आया करती थी या मैं किसी को भेजा करता था, उस टाइम मैंने ये मैसेज टाइप किया था टू परफॉर्म दोज डेली टास्क। ठीक है, तो वर्ड की फाइल में आए, एक्सेल की फाइल में आए, स्काइप मैसेज की शक्ल में आए,
या आप अपने ऊपर खुद एतबार करवा दें कि भाई हमें ये काम आता है, हम ये काम सही तरीके से कर रहे हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मुराद यहाँ पर सीनियर या क्लाइंट हो सकता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट द अकाउंट ऑप्टिमाइज्ड, अकाउंट कुछ दिनों में ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा और आपका अच्छी परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगी। हमारे पास एक क्लाइंट था थर्मल टेक नाम से, ठीक है, उसकी मंथली स्पेंडिंग अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अराउंड 1000 या $2000 थी, ठीक है। इतना ऑप्टिमाइज हो गया वो अकाउंट कि वही सेम रिजल्ट्स उसके $200 पर मंथ में आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज होता गया अकाउंट। जैसे मैं कुछ तैयारी करके नहीं बैठा हुआ, तो जो मेरे जहन में आता जाएगा वो मैं बोलता जाऊंगा। रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को बाद में नोट्स बनाने हैं, कुछ करना है, तो आप जितनी दफ़ा मर्जी वीडियो देखें। मैं वीडियो में आपको मना नहीं करूंगा कि दोबारा क्यों प्ले किए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा एक अकाउंट था थर्मल टेक नाम से। थर्मल टेक अकाउंट की मंथली स्पेंडिंग लेट्स सपोज $1000 थी, मे बी 2000 हो, मे बी 3000 हो, लेकिन लेट्स सपोज $1000 थी। अकाउंट इतना ऑप्टिमाइज हो गया कि उसकी स्पेंडिंग आ गई $200 पे, $200 पर मंथ पे, और कन्वर्जन्स उतनी आ रही हैं, लीड्स उतनी आ रही हैं जो उसको 1000 में मिल रही है। 5 गुना स्पेंडिंग कम हो गई। इतनी सॉर्ट ऑफ मेहनत हुई उस अकाउंट पे कि अकाउंट इतना ऑप्टिमाइज हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव निकल आया। उसका रिजल्ट नेगेटिव इस तरह निकला कि पहले जब $1000 या $2000 क्लाइंट स्पेंड करता था तो हमें $200-250 जब वो पे करता था तो उसे नहीं फील होता था कि ये मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ। लेकिन जब गूगल उससे $200 चार्ज कर रहा है और हम उससे, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो हम उससे तकरीबन $232 चार्ज कर रहे थे पर मंथ, अराउंड 4 वीक्स का $232 तकरीबन चार्ज कर रहे थे। तो अब ही स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये मेरे से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, गूगल मेरे से कम पैसे ले रहा है। तो वहाँ पर नेकी का सिला हमें सज़ा की सूरत में मिला, यानी मेहनत का सिला हमें सज़ा की सूरत में मिला कि उस क्लाइंट ने बाय बाय कर दिया, ठीक है। बट ये एक केस है, मतलब मेरे 6 साल की वर्किंग कैरियर में ये वाला केस सिर्फ एक ही है। इतनी ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस नॉर्मली वैसे भी नहीं होती, ठीक है। और फिर मतलब शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, शेख कोई सुने तो बुरा ना मनाए, सिर्फ वो इसलिए था कि बात समझ आ जाए कि अब हमारा एक क्लाइंट है वो शेख है, मतलब है गोरा है, ठीक है, लेकिन गोरों में से वो शेख है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग डिमांड थी, अगर मैं गलत नहीं याद मुझे, तो 2019 में उसकी स्टार्टिंग डिमांड थी $30 में मुझे एक कन्वर्जन मिलनी चाहिए। उसने देखा ये तो ऐसे करके हासिल हो गई है, ठीक है, उसने $20 पे शिफ्टिंग कर दी। अच्छा, $20 में एक लीड मिलनी चाहिए, मिलना शुरू हो गई। अब वो $10 पर इस टाइम है कि $10 में मुझे एक लीड मिलनी चाहिए। अब आपने जहन में ये रखना है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है ना, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो आपको फिर नोट करना है। क्यों? क्योंकि वरना अगर $10 क्लाइंट ने कहा है और आप $12 पे लीड ला रहे हो, फर्ज करें, तो क्या होगा कि क्लाइंट आपको मिस यूज कर सकता है, वो आपको डांट सकता है कि यार $10 क्यों नहीं अचीव हो रहा। लेकिन अगर आपके जहन में ये होगा कि यार ये 30 से शुरू हुआ था, तो आप कहोगे मैं $2 नेगेटिव में हूँ, $18 पॉजिटिव में हूँ 30 से अगर स्टार्ट करें तो, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास चीज़ें या नोटेड हो या आपकी मेमोरी में हो। जैसे एक दफ़ा मेरे पास स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे, यहाँ होम्योपैथिक एक डॉक्टर हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं, उनके 2 बच्चे पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे खुद आके कहा कि सर आप इन बच्चों को जो पढ़ाना चाहें 9th-10th में, सिलेबस कम पढ़ाना है वो पढ़ाएं, फुल बुक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएं। बेसिकली उनका ये मकसद था। बाद में कोई बात हुई, कोई सज़ा वगैरह मैंने उनके बच्चों को दी, तो वो वालिद आए। अब वो बात सज़ा के टॉपिक पे करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू ये कर दी कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें सारा पढ़ाते ही नहीं है। अब उस टाइम मुझे ये बात याद नहीं रही कि ये डॉक्टर साहब मुझे खुद कह के गए थे कि सर आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेबस पढ़ाना है। मैंने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं उस लाइक ऊपर होकर मैं नहीं समझा पाया जिस तरीके से अगर मुझे ये बात याद आ जाती तो मैं उन्हें कहता सर ये तो पॉइंट ही नहीं है, आपने खुद मुझे अलाउ किया है कि भाई मेरे बच्चों को आपने जितना आपकी मर्जी है उतना सिलेबस पढ़ाएं, नोबडी विल आस्क यू, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी, वहाँ मैं भूल गया हूँ और मज़े की बात उनके उठने के 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मुझे ये बात याद आ गई। उस टाइम तो फिर याद करने का फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये फाइल बता रहा था, एक्सेल वाली फाइल जिसकी 3 टैब्स हैं, इस पर भी हमने काम करना है डेली टास्क के अंदर काम करते हुए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 4 अकाउंट्स इस शीट पे नज़र आ रहे हैं, यानी एक बंदे के पास यूजुअली 3-4 अकाउंट्स होते हैं।
मैं ये समझता हूँ शुरुआत में हमें मुश्किल लगता है, ठीक है, मतलब आप एग्री करेंगी मेरी बात से कि शुरू में एक अकाउंट की सर्च क्यूरीज पर भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में 9 अकाउंट की सर्च क्यूरीज भी 2 से 3 घंटे के अंदर फिनिश हो रही होती है, ठीक है, एंड विद इन डेज, ये नहीं कि 6 साल बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हो, विद इन डेज आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। सिर्फ शुरू में मुश्किल लग रहा होता है। मैंने खुद जब शुरू किया था ये काम तो आई वाज सरप्राइज्ड एट माय फ्रेंड्स परफॉर्मेंस कि यार तुम लोगों को ये सारी बातें जुबानी कैसे याद है, ठीक है। तो उस लड़के ने कहा था कुछ दिनों बाद तुम्हें भी फिंगर टिप्स पर होंगे, ठीक है। तो ये बात ट्रू है किसी भी फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं। मतलब जैसे देखो एक आम छोटा सा दुकानदार है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पीछे अगर 500 आइटम लगा हुआ है तो उसे 500 के 500 आइटम की कीमत जुबानी अक्सर को याद होती है। उधर बैठे बैठे वो आपको बता देता फलानी चीज इतने की है, फलानी चीज इतने की, ठीक है। मतलब डब्बे पे चाहे लिखी हुई हो, बैग पे कुछ कोड शोड कोई लिखा हो, लेकिन वो देखिए बगैर भी बता देता है क्योंकि वो उसकी फील्ड है। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे वो जो मुहावरा है जिसका काम उसी को साझे, जब when you will start doing this work regularly seriously तो आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने मैसेज की तरफ वापस आ जाऊं, यहां पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्टार्टिंग टाइम नोट करो। कुछ अकाउंट्स पर हम टीम सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, टीएस जिसे मुख्तसर कहा जाता है। ट्रैकिंग, टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम वो ऑन करते हैं। क्लाइंट हमें बताता है, फर्ज करें जी आपने अपवर्क का टाइम सॉफ्टवेयर यूज करना है, लेट्स सपोज जी आपने एक टाइम डॉक्टर नाम का सॉफ्टवेयर है, आपने वो यूज करना है। इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें मतलब जैसे अब अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर रिकॉर्डिंग के बाद हम देखेंगे, अगर हमने टाइम नोट नहीं भी किया हुआ होगा तो स्क्रीन के अंदर से मैं टाइम देखकर आपको बता सकूंगा कि इतने बजे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, इतने बजे हमने ये किया, इतने बजे हमने ये किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। बात समझ आ रही? तो वो तो खुद ट्रैक कर लेगा, लेकिन अब जैसे हमारा एक क्लाइंट है conan.venus.com, ठीक है, conan.venus&company.com, CVAC, उसके आगे से 5-6 अकाउंट्स हैं हमारे पास, उसकी हम मैनुअल एंट्री करते हैं। मतलब लेट्स सपोज मैंने आज मंडे है और वीकली रिपोर्ट बनानी है, तो मैं टाइम नोट करूंगा कि 12:35 पे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, 12:56 पे मैंने बंद किया, तो जी बीच में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स मैं अब अपनी काउंटिंग बता रहा हूँ कि अगर उस दौरान मैं गप्पे लगाता रहा या कुछ, तो मैं टाइम को माइनस करके नोट करूंगा। अगर आपको याद हो तो शायद एक दफ़ा जब हमने वीकली रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने टाइम 48 मिनट शायद लगा था या 1 घंटा 6 मिनट लगा था, मैंने उसे 3 पर डिवाइड कर दिया था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा था और साथ साथ मैं बाकी बातें भी कर रहा था। तो इसलिए हमने टाइम उतना नोट करना है जितना हमारे समझ के मुताबिक काम पे लगा, ठीक है। सारी बात है, मतलब वो हलाल हराम का भी हमने ध्यान रखना, हम ऐसे अन्यवाह नहीं कर सकते कि फालतू टाइम रिपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो ये मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बेसिकली कोनन के अकाउंट्स के लिहाज से कि व्हेन यू विल स्टार्ट द वर्क ऑन एनी अकाउंट यू विल नोट कि जी 12:35, मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ कि जैसे अभी 12:35 हो रहे हैं तो मैं अपने पास लिख लूंगा कि जी 12:36, ऐसे मैं अपने पास यहाँ पे नोट कर लूंगा कि 12:36 पे मैंने काम शुरू किया, ठीक है। और फिर जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं एंडिंग टाइम नोट करूंगा। यहाँ आखिर में लिखा हुआ है इस मैसेज के आखिर में कि एंडिंग टाइम नोट करो। लेट्स सपोज मेरा 1:07 पे काम खत्म हुआ है, मैंने एहतियातन यहाँ 1:06 लिख लिया, ठीक है, और मैं ये टाइम काउंट करता हूँ। अगर तो मैंने 12:36 पे शुरू किया, ठीक है, तो ये 24 और 6 30 मिनट मेरे मुताबिक बनते हैं। तो मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दूंगा कि भाई ये मैंने इस अकाउंट पे 30 मिनट काम किया, ठीक है। कल को आप लोगों को खुद भी एंट्री डालनी है तो वो एंट्री भी देख लेते हैं। हमारा जो कोनन क्लाइंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हर क्लाइंट के लिए ये बात डिफरेंट हो सकती है। उसके लिए जो हम टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है हार्वेस्ट, ठीक है। ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। ये इस टाइम फहद की आईडी साइन इन हुई हुई है क्योंकि यूजुअली टाइम वही लॉग करता है, इसको हम कहते हैं टाइम लॉग करना। अब जैसे आप ये देख रहे हो मंडे को 5 घंटे 17 मिनट, ट्यूसडे को 3 घंटे 30 मिनट, इसी तरह वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे 0, संडे 0, ठीक है। अगर मैं मंडे पर क्लिक करूं तो आप देखें ब्रूस लॉ फर्म पे हमने 54 मिनट्स लगाए। इसी तरह 1 आवर 3 मिनट्स हमने फ्रेश एक्सप्रेस पे लगाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लाइंट जब हमें बिलिंग करता है
तो वो रीचेकिंग अगर उसने करनी है तो यहाँ से करनी है। लेकिन ये याद रखिए, ये मैनुअल एंट्रीज हैं। ऑटोमेटिक एंट्री वो है जिसमें स्क्रीन कैप्चर हो रही है, जब तस्वीर सॉफ्टवेयर ने लेनी होगी वो खुद ब खुद तस्वीर ले लेगा। उस टाइम अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म की पिक्चर चली जाएगी, अगर आप काम कर रहे थे तो काम की पिक्चर चली जाएगी। ठीक है, वो बेसिकली ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। मैनुअल एंट्री में तो आप कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हो, ये आपके लिए ईजी है। मैनुअल एंट्री आपके लिए ईजी है कि आपने काम अपनी आसानी से कर लिया, 10 मिनट एक दफ़ा किया, 10 मिनट एक दफ़ा कर लिया और फिर टाइम डाल दिया। ठीक है, तो जैसे आप मिसाल के तौर पर अगर हम आज पर आएँ और यहाँ मैं अगर एंट्री डालना चाहूँ, ये नीचे लिखा हुआ है ट्रैक टाइम, एंट्री डालना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करना है। फर्ज कीजिए मैंने ब्रूस लॉ फर्म का टाइम लॉग करना है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी टैब्स हैं कि आप एडवर्ड मैनेजमेंट करते हो, एनालिसिस करते हो, मार्केटिंग है आपकी, प्रोग्रामिंग है, मतलब ज़ाहिर बात है एक कंपनी है ना, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ब्रूस लॉ फर्म के लिए हम एडवर्ड मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट है। जैसे हमारा सबसे पहले ब्रूस है, एडवर्ड मैनेजमेंट, कैंट होम दूसरे नंबर पे, पेड सर्च मार्केटिंग, फ्रेश एक्सप्रेस उसके लिए हम टैब जो इस्तेमाल करते हैं वो एनालिटिक्स की है। सेल्स पेज के लिए चौथी टैब हम पीपीसी की यूज़ करते हैं। क्विज और WMUK ये दोनों भी हमारे एडवर्ड मैनेजमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ देखिए बगैर जानबूझकर इसलिए बोला है कि जैसे अब ये टैब मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे वहाँ जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जी कैंट होम सर्विसेज की हम कौन सी डालते हैं टैब, मुझे उसका नाम ज़ुबानी याद है। ठीक है, तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता याद हो रहा होगा। अब मैं ग्रुप में एक मैसेज करता हूँ अक्सर, मेमो। ठीक है, मेमो मीन्स हमने ये बताना है कि हमने इस काम में टाइम में किया क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा मैसेज है, हमने 30 मिनट लॉग करना है। याद रखिएगा हमारे 30 मिनट बने थे। ये मैंने ऊपर वाला और आखिरी पॉइंट साफ कर दिया है, मतलब हमारा 30 मिनट नोट हो गया। मैं ये जो लिखा हो ना अकाउंट ओपन करो, मतलब जब आपने टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि अकाउंट ओपन करना भी आप क्लाइंट को वो चार्ज कर सकते हो। वो ज़ाहिर बात है अगर आपका अकाउंट ओपन होने में 1 मिनट या 2 मिनट लेता है तो वो आप अपने वर्किंग टाइम में काउंट करोगे। लेकिन अकाउंट ओपन करते करते अगर आप बातें शुरू कर देते हो और फिर 2 मिनट बाद इधर ध्यान देते हो, वो उस तरह से टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा जोर देता रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कि मुझे टाइम चाहिए 100% ट्रू। कम रिपोर्ट कर दो, ज़्यादा मत रिपोर्ट करना। लेकिन 2 केसेस नाम लिए बगैर बोलता हूँ, 2 केसेस लड़कों के मेरे सामने ऐसे हो चुके हैं जिनको मैंने इसी तरह बताया। उन्हें बताया कि पहले लड़के गड़बड़ करते रहे, उसके बावजूद जब कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब उनसे मैंने बात की, लेट्स सपोज एक दफ़ा मुझे याद है लड़के को मैंने मैसेज किया कि यार सही सी बताओ इस पर कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो उसने आगे से कुछ ऐसा जवाब दिया जैसे फर्स्ट को घंटा लगा हुआ था, तो उसने कहा सर जी सही से तो 10 मिनट भी नहीं लगते। तो अगर 10 मिनट भी नहीं लगते तो फिर लॉग भी वही करना है। अब जिस लड़के का ये जवाब है वो हाफिज था, लेकिन हमारे माशरे का ये एक बड़ा सैड पहलू है कि हम लोगों को हलाल हराम में फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे लड़के का जो मुझे जहन में है, उसने एक दिन काम ही नहीं किया, टाइम लॉक कर दिया। लेट्स सपोज अगर टाइम, देखो मुझे ये जिद करनी चाहिए ना फालतू टाइम डालो यार, टाइम पूरा करो। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गलत टाइम नहीं डालना, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोगों को तो अकाउंट से पैसे नहीं उससे लेने क्लाइंट से कि जितना टाइम ज़्यादा डालेंगे उतने पैसे फालतू मिलेंगे। हाँ, मेरी मैनेजमेंट का ये तकाजा है कि मैं टाइम पूरा करवाऊँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों का काम का ये तकाजा नहीं है, ना मेरा, कि जी हम 10 मिनट लगे हैं तो हम 26 डाल दें सिर्फ इसलिए कि यार टाइम पूरा करना है। ठीक है, ऐसे हो सकता है चलो मंडे को ज़्यादा टाइम डाल दिया, काम ज़्यादा ट्यूसडे को कर लिया, इस तरह आप आगे पीछे कर सकते हो, बट इसके अलावा नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी 2-3 बातें कि अकाउंट खोला, स्टार्टिंग टाइम नोट किया, एंडिंग टाइम नोट किया, ये हमने उसको यहाँ पर मेमो लिखना है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं डेली टास्क को देखते हुए मेमो बोलता हूँ, बल्कि मुझे याद आया मैंने एक दफ़ा ना ये डेली टास्क को, ये देख रहे हो, ये इन पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया था इस तरीके से कि समझो ये मेमो में आ सकें। जैसे अब ये यस्टरडे सर्च क्यूरीज एनालिसिस, ये मेमो का हिस्सा बन सकता है। एक्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स, ज़ाहिर बात है अगर हैं तो मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स निकाले गए हैं, ऐड किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर ऐड किए गए हैं तो अगर मिले ही नहीं हैं तो फिर ये दोनों पॉइंट्स नहीं हो सकते, ना एक्सट्रैक्शन और ना ही एडिशन। अच्छा, अब ये मैं इसकी बात करूं, इसको मैं मेमो के लिए लिख रहा हूँ।
ठीक है। मेमो के लिए लिख रहा हूँ तो मेमो में मैं ऐसे लिखूंगा, चेक द अकाउंट फॉर एनी क्रिटिकल एरर। अब ये पॉइंट तो बन गया ना, एक हेडिंग सी तो बन गई, लेकिन है क्या, हमने नोटिफिकेशन देखे हैं, अकाउंट के नोटिफिकेशन देखे हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। रिपीट करेंगे लेकिन ये मैं बता चुका हूँ, हमने नोटिफिकेशन देखे हैं और इस पॉइंट को मैंने अल्फाज ऐसे दिए हैं, चेक द अकाउंट फॉर एनी क्रिटिकल एरर। अब शायद मेरे इस दफ़ा अल्फाज बदल गए हों, ठीक है, लेकिन आपने अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ ना चेंज हिस्ट्री, आपने अगर मेमो में लिखना है तो आपने लिखना है चेक्ड चेंज हिस्ट्री, एनालाइज्ड चेंज हिस्ट्री, ठीक है। जब आप ट्रैकिंग ऑन करके टाइम लॉग कर रहे होते हो, यानी मैनुअल नहीं ऑटो, तब आपका मेमो पास्ट में नहीं होता, मतलब ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, कि हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब मैनुअल एंट्री डालनी है, जो काम खत्म होने के बाद डालनी है, फिर आपका मेमो पास्ट में होगा। जैसे वर्कड ऑन एड्स, वर्क ऑन एड्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं लाइव अकाउंट पे काम करने लगा और मेमो लिख रहा हूँ, वो पहले लिखा जाता है वहाँ मेमो, तो मैं लिखूंगा वर्किंग ऑन रिस्पॉन्सिव एड्स, फिर मेरा वर्किंग आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं मेमो मैनुअल एंट्री डाल रहा हूँ आफ्टर माई वर्क, तो फिर मेरा मेमो आ रहा होगा वर्कड ऑन लाइक डिसअप्रूव्ड एड्स, वर्कड ऑन रिस्पॉन्सिव एड्स, वर्क ऑन डायनामिक एड्स, वर्कड ऑन लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, बेशुमार पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मेमो में भी आपने वो लिखना है जो आपने किया है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लो सर्च वॉल्यूम देखते हुए कितनी सारी देर लगती है, ठीक है, लाइक शायद 5 मिनट टोटल, ठीक है। तो उसकी एक हेडिंग वर्कड ऑन लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, या चेक्ड लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, या एनालाइज्ड लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, तो आपका मेमो का एक पॉइंट तैयार हो जाएगा। आपने 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, पैराग्राफ नहीं लिखना। मतलब अब मैं ज़्यादा बोलने की बजाय आपको कुछ मेमोज दिखा देता हूँ जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब जैसे ये देखिए, वर्क ऑन वीकली रिपोर्ट, मंडे को वीकली रिपोर्ट बनती है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट सर्च क्यूरीज एनालिसिस। अब नेगेटिव निकले होंगे तो एडिड नेगेटिव कीवर्ड्स। 3 पॉइंट्स की शक्ल में आपका मेमो हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। काम आपको ज़्यादा करना है, लेकिन ये बेईमानी करने की या ये झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किया सर्च क्यूरीज एनालिसिस है और लिख दिया है फ़ोन कॉल स्टैट्स एनालिसिस, जो आपने किया ही नहीं है। तो मतलब गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसी फाइल भी पड़ी हुई है, मुझे याद करवाइएगा, मैं सेंड कर दूंगा। हमारा एक अकाउंट था, नहीं इनोवेटिव नहीं था, मुझे नाम भूल गया, ट्राइवीरा उसका कंपनी का नाम था, पाकिस्तानी था, मुस्तफ़ा उसका नाम था। उसको मैं डेली रिपोर्ट किया करता था कि तुम्हारे अकाउंट पर हमने ये किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने किया नहीं होता था, सिर्फ ईमेल करते थे, ठीक है। बाल चले इस टॉपिक को छोड़ते हैं। किसी के मातहत आप काम कर रहे हो तो आपने ज़ाहिर बात है उसकी चॉइस के मुताबिक काम करना है। जब आप अपना काम कर रहे हो तब आप फुली जिम्मेदार हो, ठीक है। उस टाइम भी आप जिम्मेदार हो, उस टाइम भी आप ऐसे इग्नोर नहीं करवा सकते अपनी जिम्मेदारी, लेकिन जब आप खुद इंचार्ज हो फिर फुली आप जिम्मेदार हो। तो यहाँ पर अब मैं बता ही रहा था कि इस तरीके से हमने मेमो लिखना होता है। यहाँ आप नोट कर सकते हो कि लफ्ज़ के पहले कैरेक्टर्स कैपिटल लिखे हुए हैं, एक पॉइंट खत्म होता है तो स्पेस देकर बीच में डैश लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम मेमो लिखते हैं। या बाद में वीडियो को दोबारा देख लोगे तो ये एंट्री डालने वाला प्रोसेस अभी तो आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स में भी आपको मैं कहूँगी एंट्रियाँ डालना शुरू कीजिए, तो उस टाइम भी ये वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है। ये भी बेसिकली एक डेली टास्क ही है जो कहीं नोटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए ना, हर क्लाइंट के लिए नहीं है। हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे मार्क के लिए हम ये नहीं करते, बेवरले के लिए हम ये नहीं करते, जोआ के लिए हम ये नहीं करते। अभी इस टाइम 4 क्लाइंट्स में से सिर्फ कोनन के लिए करते हैं, लेकिन कोनन के खुद 6 अकाउंट्स हैं। तो अगर 4 के लिए 3 के लिए नहीं करते तो 6 के लिए तो करते हो, तो फिर मेजर चीज़ ये बन जाती है, ठीक है। अब इसका ना हमने खुद भी एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये मैंने इसको यहाँ पे वैसे बुक मार्क भी किया हुआ है, हार्वेस्ट टाइम शीट। आई होप मैंने वही खोली है। चलिए मैं यहीं से क्लिक कर लेता हूँ। पता नहीं ये कौन सा महीना को, आज सितंबर ही खुला, सितंबर ही खोल रहा था, बेसिकली सितंबर ही चल रहा, ठीक है। ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये हमारा लोकल रिकॉर्ड है जो हमारे पास रहेगा शीट पर। तो उधर अपलोड कर दिया। यहाँ पर ये तारीखें डली हुई हैं, आगे टाइम लिखा हुआ है, डिवोर्स लॉयर,
डिवोर्स लॉयर, कैंट होम सर्विसेज, WM UK, फ्रेश एक्सप्रेस, लूमा सूट या सेल्स पेज, क्विज। ये ST मीन्स स्पेशल टास्क कि कोई अगर रेगुलर टाइम के अलावा हमें लगाना होता है तो ये आप देख रहे हो सैटरडे संडे बीच में कोई टाइम नहीं डला हुआ। टोटल टाइम हमें किस अकाउंट का कितना अलाउड है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑटो कैलकुलेट होगा। जब आप यहाँ कुछ टाइम लिखोगे ना, जैसे फर्ज करो आप यहाँ लिखते हो 2 मिनट, 2 मिनट आपने काम किया है, तो यहाँ से ऑटो कैलकुलेशन होनी चाहिए। शुरू में 0 मेरे ख्याल से मिस्ड है इसलिए शायद नहीं आया। हाँ जी, ये 2 मिनट डाले तो 2:30 2:32 हो गया। जो 5 मिनट था वो 3 मिनट रह गया। टोटल तो सारी बात है वही है। इसे अनडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम अब जब अगला वीक शुरू होगा तो यहाँ 4th वीक का टैब कॉपी हो जाएगा। 18 सितंबर आ जाए, 18 सितंबर तक कोई नहीं है। मतलब मैं अगर आप लोगों को दिखाने के लिए करूँ तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ये मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इधर नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें ऊपर लिख दूंगा 4th वीक, 4th वीक सितंबर। सारे टाइम मैंने ख़त्म कर देने जो टाइम इधर लिखे हुए हैं। ये सारे टाइम मैंने ख़त्म कर देने हैं, डिलीट कर देने हैं। और डेट्स को मैंने 19 तारीख से शुरू कर लेना है। 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 को अगला संडे हो, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ और नोट करने वाला है। अभी इस वीक में तो मंथली रिपोर्ट नहीं आ रही, लेकिन फ़र्ज़ करें ये वाला वीक 2 तारीख को ख़त्म होना था, तो फिर मंथली रिपोर्ट बीच में आ जानी थी। तो मंथली रिपोर्ट वाले वीक में इसका टोटल टाइम हमें अपडेट करना होता है। वो 305 हम कर देते हैं हर दफ़ा। अभी इधर नहीं करना, मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ मंथली रिपोर्ट आई है वहाँ पर फ्रेश एक्सप्रेस का टाइम 3 hours 5 minutes। बाकी सारे अकाउंट्स का उतना ही रहता है, सिर्फ इसका आधा घंटा मंथली रिपोर्ट वाले वीक में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा वो कोनन के स्पेसिफिक अकाउंट के लिहाज से बात कर ली, मेमो लिखने पर बात कर ली वगैरह वगैरह। अब वापस अपने उसी मैसेज पर आ रहा हूँ और यहाँ से डेली टास्क को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर डेली टास्क में बोलूँ कि अभी शुरू हो रहे हैं तो ये बात गलत नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताना अब शुरू करने लगा, ये डेली टास्क में सॉर्ट ऑफ हर अकाउंट पर हो सकता है। वो जो पहले बता रहा था हार्वेस्ट, वो किसी जगह पर टाइम डॉक्टर आ रहा होगा, किसी जगह पर अपवर का टीम सॉफ्टवेयर आ रहा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन बातें जब एक दफ़ा समझ ली जाएं तो दूसरी जगह अप्लाई की जा सकती है उसी तरह से, ठीक है। इवन आपको जब क्लाइंट से आप प्रपोजल वगैरह भेजते हो तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल नोइंग हार्वेस्ट इज़ अ बोनस, ठीक है। मतलब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको उसका पहले से नॉलेज है तो वो हमारे लिए एक बोनस है, यानी हमें आपको समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्काइप है, ठीक है, एक आम सॉफ्टवेयर है, लेकिन किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ सकता है कि भाई आपको स्काइप का इस्तेमाल आना चाहिए। अब ये तो सारी बातें छोटी बिल्कुल बातें कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर के लिहाज से तो ज़रा बड़ी चीज़ आती है, जैसे मिसाल के तौर पर एडवर्ड्स हो गया, टैग मैनेजर हो गया, एनालिटिक्स हो गया, GTM हो गया, गूगल टैग मैनेजर तो मैंने बोल दिया। इस तरह और जो है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हो सकते हैं। ये इतने बेसिक सॉफ्टवेयर हैं ये नहीं, लेकिन फिर भी कई जॉब्स में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाले सॉफ्टवेयर नीचे मेंशन होते हैं, इवन कम्युनिकेशन वाले सॉफ्टवेयर भी नीचे मेंशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यस्टरडे स्टैट्स आर प्रेजेंट, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है येस और नो और साथ में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पहले सबसे तो ये बता दूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपने यहाँ इस जगह पर भी रिपोर्ट करना है। ये यस्टरडे के स्टैट्स हैं, ठीक है, वो देखकर आपने यहाँ पर भी लिखने हैं। जैसे ये एवरेज CPC लिखा हुआ है, ये यस्टरडे स्टैट्स के मुताबिक है। आज तो संडे है, लेकिन लेट्स सपोज आज मंडे है, तो संडे की तो सबने छुट्टी की है, तो फिर आपके यस्टरडे स्टैट्स 2 दिन की बेस पर होंगे, सैटरडे एंड संडे। लेट्स सपोज आज वेंसडे है और आप ट्यूसडे को नहीं आए, देन भी आपके डेली टास्क सारे 2 दिन के स्टैट्स की बेस पर होंगे, मंडे एंड ट्यूसडे। लेट्स सपोज आपने मंडे को रिपोर्टिंग की है, डेली टास्क परफॉर्म नहीं किए, फिर ट्यूसडे को 3 दिन की बुनियाद पर डेली टास्क होंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। और तीनों का डाटा आप ट्यूसडे को देख रहे होंगे। और ये बात आपने जहन में रखनी है, चेंज हिस्ट्री का टाइम, अकाउंट का टाइम, अकाउंट की डेट
उस लोकेशन के मुताबिक चलती है जहां पर वो अकाउंट चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया अकाउंट है, आप रात 8 बजे अगर उस अकाउंट में कोई चेंज करते हो, आपके पास अगर 18 तारीख चल रही है तो चेंज हिस्ट्री में वो 19 तारीख पर आएगी कि रात आपके 8 बजे वहां तकरीबन 1 बज रहा होगा, तो वहां 19 तारीख शुरू हो चुकी है। आप सुबह 7 बजे अगर कोई चेंज करते हो तो अमेरिकन अकाउंट है, कैनेडियन अकाउंट है, तो यूजुअली उसमें अभी पिछली तारीख चल रही होगी, आज 18 है तो वहाँ 17 चल रही होगी, ठीक है। तो 17 तारीख पर वो एंट्री वहाँ आ रही होगी। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंट के अंदर जो टाइम नजर आएगा वो आपको उस क्लाइंट के टारगेटिंग लोकेशन के मुताबिक होगा। पर मैंने बताया यस्टरडे स्टैट्स आपने यहाँ पर नोट भी करने हैं। नोट करने कहाँ से हैं? आपके पास एडवर्ड्स अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपने डेट सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। अब आज संडे है, सैटरडे की बेस पर ही हम स्टैट्स देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने यस्टरडे सेलेक्ट कर लिया। जब यस्टरडे सेलेक्ट किया, पहले तो ये बता दूं जो डेली टास्क में लिखा होता है यस्टरडे स्टैट्स आर प्रेजेंट, यस और नो, ठीक है। तो देखो ये आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, ये 680 इंप्रेशंस हैं, 160 इंप्रेशंस हैं, इसी तरह ये 2123 इंप्रेशंस हैं। ये देखने का मकसद क्या है? ये देखने का मकसद है कि अगर कल स्टैट्स मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे कि मूंगफली का रेट 200 रुपये पाव मिल रहा था, अब 220 हो गया है, तो 20 रुपये बढ़ गई है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगा कि पहले इसमें तकरीबन 100 क्लिक आता है, अब 70 आना शुरू हो गया है। पिछले 15 दिन से 70 क्लिक आ रहा है। तो ऐसी क्या वजह हुई? ये तो एक अलग फैक्टर है। मैंने पहले बोला ऑप्टिमाइजेशन क्या है? डेली टास्क की रिवीजन। अब है यस्टरडे स्टैट्स देखना डेली टास्क है, लेकिन जब आप देखोगे, नोट करोगे कि स्टैट्स कम हो गए हैं, फिर आप उस पर काम करोगे स्टैट्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो देन ही आप अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। कन्वर्जेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू एनालाइज द स्टैट्स। कन्वर्जेंस सॉर्ट ऑफ कम नहीं होनी चाहिए, क्लिक्स कम नहीं होनी चाहिए, इंप्रेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ अकाउंट जैसे फ्रेश एक्सप्रेस है, उसका प्राइमरी टारगेट फ्रेश एक्सप्रेस का प्राइमरी टारगेट आपका इंप्रेशंस है, ठीक है। अच्छा, अब जरा प्लीज इधर ध्यान दीजिए। मैं बता रहा था कि हमने स्टैट्स देख लिए, मौजूद है, इट मींस अकाउंट कल चला है। मतलब हम ये देखने आए थे यस्टरडे स्टैट्स में से कि कहीं कल किसी वजह से अकाउंट रुका तो नहीं रहा, क्योंकि अगर अकाउंट रुका हुआ है तो सबसे पहले उसे चलना चाहिए। अच्छा या बुरा रिजल्ट तब आएगा ना जब अकाउंट चल रहा होगा, पहली चीज। मतलब यस्टरडे स्टैट्स हमने क्यों देखे, ठीक है। अब अगर फर्ज करो नहीं है यस्टरडे स्टैट्स, जैसे आज मंडे है लेट्स सपोज, और आप कैंट होम के अकाउंट में बैठे हो, यस्टरडे सेलेक्ट करोगे तो 000 आ रहा होगा। उसकी रीजन आप सबको पता है कि कैंट होम सर्विसेज संडे वाले दिन क्लोज रहता है, ठीक है। लेकिन फर्ज करें यहाँ एक बड़ी सी रेड लाइन आ रही है इस जगह पर, ये वर्क प्लेस फिल्टर वाली जगह पर, यहाँ आपके पास एक रेड लाइन आ रही है और उसमें लिखा हुआ है कि योर बजट, लाइक यू आर आउट ऑफ बजट, यू हैव टू लाइक अपडेट द पेमेंट मेथड वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो पैसे डलवाने हैं, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने यस्टरडे स्टैट्स नहीं देखने तो आपने फाइंड करना है कि व्हाट इज द रीजन। लेट्स सपोज एड्स डिसअप्रूव हो गए, लेट्स सपोज डोमेन एक्सपायर हो गई है, वेबसाइट नहीं चल रही, लेट्स सपोज आपकी कैंपेन पॉज नहीं है, अंदर मौजूद एड ग्रुप्स पॉज हो गए गलती से ऑब्वियसली, ठीक है, कीवर्ड्स पॉज हो गए, या बिड इतनी कम कर दी है कि स्टैट्स ही नहीं आ रहे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हुए देखते हो कि अकाउंट में स्टैट्स मौजूद नहीं है, तो उसकी क्या रीज़न। और अगर रीज़न आपको पता चल जाए तो सबसे पहला आपका काम, रीज़न सही करने से पहले आपका सबसे पहला काम ये है कि आप क्लाइंट को रिपोर्ट कर दें, सो दैट आधे घंटे बाद अगर उसकी ईमेल आ गई ना, अभी आप काम कर रहे हुए और उसकी ईमेल आ गई कि राहिल देयर आर नो स्टैट्स इन कैंट होम सर्विसेज फॉर यस्टरडे, व्हाट हैपेंड, व्हाई द अकाउंट डिडंट रन, ठीक है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ हथ पैर पै जाने, फिर आपको वजाहतें देनी पड़ जानी है। उससे बेहतर है कि आधा घंटा काम शुरू करने से पहले आप मेल कर दो, हे कुनैन, होप यू आर डूइंग ग्रेट, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड, I just wanted to let you know that yesterday we didn't receive anything on Kent Home Services and the team is working on it. फिर वो आपसे नहीं पूछेगा, फिर आगे से जवाब आएगा, ओके थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो, या थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में आपको गोरा थैंक कह रहा होगा, इस चीज़ का भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। बहरहाल तो यस्टरडे स्टैट समझ आ गई कि हम देखते क्यों हैं, होंगे
तो उससे हम क्या मतलब निकालते हैं, नहीं होंगे तो उससे हम क्या मतलब निकालते हैं, और फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सब सुनना है लेकिन करना कुछ नहीं है। मैं आपको एक लेवल आगे लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बिगनर लेवल की चीज़ नहीं समझा रहा, मैं आपको मॉडरेट लेवल की चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें, मतलब आपके लिए बड़ा मेहनत का काम है। शायद पूरा वीक आपको लगे कि आप ऐसे लिखो यस्टरडे स्टैट्स, नीचे लिखो कि अगर येस है तो क्या करना है, नो है तो क्या करना है, और फिर उन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो। और जब भूल जाओ वापस अपने नोट्स की तरफ जाओ, चाहे पेपर पे लिखा हो चाहे कंप्यूटर में लिखा हो। जैसे अब देखो मिसाल के तौर पे ये मैसेजेस किसी और ने नहीं लिखे, ये मैसेज मैंने ही लिखे हैं, लेकिन मैं क्यों सामने रखता हूँ, सो दैट मैं भूलूँ ना कोई पॉइंट। एक दफ़ा सोच के लिख लिया ना, किसी अच्छे टाइम पे जहन में कुछ आ रहा था, नोट कर लिया, अब मैं भूलूँ ना। अब जैसे एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने मोबाइल पे मैसेज टाइप किया, आई थिंक फहद में ऑडिट करना था, शायद पहली दफ़ा होगा शायद, या दूसरी तीसरी दफ़ा होगा, तो मैंने उसे बताना था कि तुम क्या क्या चीज़ देखोगे ऑडिट करते हुए। तो मैं लिखता गया मोबाइल पे, 52 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब वो अगर एक मैसेज की शक्ल में होता और 2 महीने बाद वो मैसेज ना मिलता, नेक्स्ट डे मैंने आकर उस मैसेज को कॉपी करके फाइल में सेव करके अपने पास रख लिया, नाम रख लिया, थिंग्स टू लुक फॉर इन ऑडिट। अब वो मैं दोबारा, मुझे जहन ना काम करे, 52 की जगह 32 जहन में आए, 42 जहन में आए, 40 जहन में आए, लेकिन वो 52 लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। तो इसलिए आपके लिए नोट रखना, नोट्स बनाना चीज़ को याद रखने में काम आता है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं दूसरे पेज पर आ गया हूँ शायद। अच्छा नहीं, यही पॉइंट था, ये इसमें लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से, हाँ जी, यस्टरडे स्टैट्स के सामने ही लिखा हुआ था, मैंने अंडू किया था कि मुझे पता चल जाए ऊपर क्या है। अगर तो है देन ओके, इफ नो देन रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट इंस्टेंटली एंड देन फाइंड द रीजन एज वेल। ठीक है, अब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर आप रीजन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप फाइंड कर सको कि व्हाई देयर आर नो स्टैट्स। अब फर्ज करें मैंने आपको नहीं बताया कि आप संडे ऑफ है या ऑन है, कहाँ से देखते हो, मैं भूल गया हूँ, लेट्स सपोज, अभी तो चलो मैं बता देता हूँ, बात जहन में आई है, लेकिन अगर मैं भूल गया हूँ तो जब आपके सामने वो पॉइंट आएगा आप उस टाइम रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा था कि कल का क्या सीन है, मतलब कल वो क्या कहते हैं उसका स्केड्यूल, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है एड स्केड्यूल। ठीक है, इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा वीक डेज, टाइमिंग वगैरह वगैरह, मैंने वैसे क्लिक कर दिया। ठीक है, नीचे आपको वैसे टैब्स नजर आ रही हैं, डे एंड आवर की भी, डे की भी, आवर की भी, यानी मंडे को 12 से लेके 5 बजे तक इस कैंपेन में बिड आपने इतनी रखी हुई है, और क्या आया है डेटा वगैरह वगैरह, बाकी तफसीलात स्टेप वाइज ऑप्टिमाइज करते हुए आप जब अकाउंट्स कॉलम्स पढ़ोगे और उन्हें देखोगे कि उनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे आप देखो ये बिड एडजस्टमेंट है ना, एक पॉइंट में बताता चलता हूँ, रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मंडे को इस कैंपेन पे -30% है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने $3 की बिड लगाई हुई है तो इन 5 घंटों में वो बिड तकरीबन $2 रह जाएगी, 30% कम हो जाएगी। मतलब गूगल आपको कितना चार्ज कर सकेगा, अराउंड $2, अराउंड 3 नहीं कर सकेगा, अराउंड $2। मैंने ये 30% वाली बात बताई, आई होप क्लियर होगी। बाकी कॉलम्स को भी इसी तरह आपने बारी बारी सीखते जाना है कि किस कॉलम का एवरेज कॉस्ट का, कन्वर्जन रेट का, कन्वर्जन का, कॉस्ट पर कन्वर्जन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो यहीं आपको टेक्स्ट नज़र आता है कि ये वाला कॉलम क्या शो करता है, वरना गूगल इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनीथिंग। ठीक है, आप वहाँ पर सिर्फ अपने घर का किसी फर्द का जूता घूम जाए तो वो नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ आप गूगल पे ढूंढोगे, गूगल दे देगा। अच्छा, ये हमारा एक डेली टास्क हो गया। अब समझाते हुए चाहे मुझे 15 मिनट लगे हैं या 5 मिनट लगे हैं, लेकिन करने में यस्टरडे स्टैट्स चेक करना सिर्फ 1 मिनट का काम है, क्योंकि यूजुअली यस्टरडे स्टैट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने याद रखनी है कि वेन एवर यू आर डूइंग द डेली टास्क, अगर आपने छुट्टी नहीं की हुई तो आपके डेली टास्क 1 दिन के स्टैट्स के बेस पर ही होंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगला पॉइंट है, पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, सूटेबल एवरेज सीपीसी फ्रॉम यस्टरडे स्टैट्स।
एवरेज सीपीसी मुनासिब होनी चाहिए, एवरेज सीपीसी मुनासिब होनी चाहिए। सूटेबल, व्हाट द सूटेबल मीन हेयर, सूटेबल इज अकॉर्डिंग टू द बजट। सूटेबल से मतलब है बजट के मुताबिक। जैसे फर्ज करें आपका डेली बजट $300 है, तो $20 का क्लिक भी कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आपका बजट $10 है, देन $20 का क्लिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। एक और बात जहन में आइए, गूगल ना ऑन सम डेज गूगल आपका डेली बजट अगर $10 है तो वो 40 तक भी स्पेंड कर सकता है ऑन सम डेज। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो बजट है, फर्ज करें आपने $10 पर डे बजट रखा है, $10 पर डे बजट आपने रखा है, तो 30.4 से, जहां तक मुझे याद है 30.4 से मल्टीप्लाई करके, ये मैंने 365 नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर लिखे हैं, 12 महीने लिखे हैं, तो 30.4 जो आया है इससे मल्टीप्लाई करके आपके डेली बजट को, फर्ज करें आपका डेली बजट $12 है, महीने के बाद आपका स्पेंड इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 364.8 अगर डेली डॉलर बजट है तो तकरीबन आपका मंथली स्पेंड इतना ही होगा। हाँ, पहले दिन चाहे $12 बजट था, फर्ज करें 48 लग गया, दूसरे दिन 24 लग गया, गूगल विल मैनेज, गूगल विल हैंडल इट। आपका काम खाली बजट रखना है, इस चीज से परेशान नहीं होना। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स तक तो नॉर्मली खर्च कर देते हैं, 12 तो 24 तक तो नॉर्मली खर्च कर देता है। ठीक है, उसे फिर आगे सेटल करता है, लेकिन 48 तक भी कई दफा चला जाता है, लाइक 4 टाइम्स तक भी। ठीक है, अब मेरी कुछ नॉलेज पुरानी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसी बातें जो शायद अब अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, बट अगर अपडेटेड होंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया मिलता जाएगा। सही, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपको 48 तक नहीं कभी भी नजर आएगा, तो आप ये वाली बात आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, 24 वाली बात नजर आती रहेगी तो याद रहेगी। ठीक है, अच्छा, सूटेबल इज अकॉर्डिंग टू द बजट एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ना मैंने वैसी खामखा, मतलब जबरदस्ती, जिसे कहते हैं ना जबरदस्ती फार्मूला बनाया, पर डे बजट डिवाइडेड बाय 10 to 15। देखो, क्लाइंट आपको कहता है स्टार्ट में प्रोजेक्ट देते हुए कि मुझे रोजाना के 5 क्लिक्स चाहिए, बताओ बजट कितना रखें। आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, आपका एवरेज सीपीसी सारे का एवरेज तकरीबन $1.5 आता है, तो आप उसे एहतियातन कहते हो कि यार $10 बजट रख लो, तुम्हें 5 से 7 क्लिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका पर डे बजट $10 है, यहाँ 6 लिख लो, 5 लिख लो, यानी है फिर आपकी सूटेबल एवरेज सीपीसी अराउंड $2 बन जाएगी। अब आपके पास तो कोई नया अकाउंट नहीं आया, अकाउंट चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आसान है। पिछले दिनों में एवरेज सीपीसी क्या है, लास्ट 30 डेज में एवरेज सीपीसी क्या है। ठीक है, पिछले हफ्ते में रोज के 7 दिन की देख लो एवरेज सीपीसी क्या, आपको बड़े आसानी से आइडिया हो जाएगा कि इस अकाउंट की सूटेबल एवरेज सीपीसी क्या है, क्योंकि ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। नए बंदे को ये नहीं समझ आता कि ये जो मेरा एवरेज सीपीसी है ये सूटेबल है या नहीं। जैसे अभी तक जिन अकाउंट्स को आपने देखा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी का बजट एक अद कंपेन का $1000 पर डे है, $1000 पर डे किसी कंपेन का बजट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा एक क्लाइंट था बिट स्टूडियोज, मेरे वर्किंग कैरियर का जो सबसे महंगा क्लिक है जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो $175 का एक क्लिक $175 है। अब उसका डेली बजट $300 पर कंपेन था, 6 कंपेनी थी, $1800 पर मंथ नहीं, पर डे $1800 बजट था। ठीक है, 18 को 30 से ज़रब दो तो 54 आता है, सॉरी 540 आता है, 18 तिया 54, 540 आता है। तो अगर 1800 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 54,000 आता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 54,000 पाकिस्तानी रुपीज, 54,000 US डॉलर्स। ठीक है, जिसको उस टाइम 200 से नहीं, लेकिन अभी चले 220 से, 230 से, 240 से, 210 से, जो भी प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो 54,000 को, तो डेली का बजट मोर देन 1 लाख बन जाता है। ठीक है, तो वो सारा स्पेंड नहीं था होता, लेकिन रखना भी तो एक जिगरा चाहिए ना, किसी दिन स्पेंड हो ही जाए। तो उस अकाउंट में एक क्लिक $175 का पड़ा था, जो मैंने खुद देखा। लेकिन क्लिक्स तो सेंट्स में भी पड़ते हैं, 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का, डिपेंड्स ऑन निश, बिजनेस, कंपटीशन लेवल, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड क्वालिटी स्कोर, कीवर्ड बिड, कंपेटिटर्स बिड। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मैंने इतनी बिड रखी है, मतलब मैं अपने फैमिली में कुछ इस तरह से कहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो उन्हें पता है, जो उन्हें सोच है वो सही है। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बिड रखी है लाजमी नहीं है वो बिड मिलेगी आपको।
ठीक है। फर्ज करें देयर आर 4 पर्सन्स बिडिंग ऑन वन कीवर्ड, एक बंदे ने $1 रखी है, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी बिड है $3 और जिन्होंने बिड रखी हुई है सबसे हाई बिड है $4, ठीक है। तो वो आपको $4.1 की भी कॉस्ट डाल सकता है उस एक क्लिक पे, वरना उसको मिलेगा क्लिक। देखो गूगल का मकसद तुम लोगों की कामयाबी नहीं है कि जी लोग तरक्की करें, उनका मकसद, किसी भी बिजनेस का मकसद खुद की कामयाबी होती है। तो उन्हें तो पैसे चाहिए, उन्हें क्लिक का ज्यादा पैसा मिलेगा, उन्हें उस चीज का फायदा है। उनका क्या ताल्लुक है, रेलेवेंसी है कि नहीं है। मतलब अगर कंपटीशन में आपने $1 बिड रखी है, आपको फिर क्लिक नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मे बी 4.1 पे मिल रहा हो, मे बी 3.1 पे मिल रहा हो, यानी अपने कंपेटिटर्स के मुताबिक आपकी बिड होगी, चाहे आपने $1 बिड रखी है, ठीक है। हम तो एक इनिशियल वैल्यू देते हैं कि यार हम इधर तक ओके हैं, उससे आगे कितना जाना है वो गूगल देखेगा। और हमें टोटल से ताल्लुक है हमारा कि टोटल हमारा बजट, वो मैंने पहले बता दिया 30.4 से मल्टीप्लाई करके वो रखेगा, ठीक है। आगे मैंने बोला था कि हमने जो भी स्टैट्स देखने हैं वो यस्टरडे स्टैट्स की बेस पर फैसला करना है। यहाँ आगे लिखा हुआ है बजट ज़्यादा हो तो 10-15 की जगह 20 भी आ सकता है, 40, 50, 60, 200 भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन बजट, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों के पास लिखा हुआ है और ऐसे ही रोमन में लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको चेक कहाँ से करना है। ये यस्टरडे स्टैट्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आपका ये एवरेज सीपीसी लिखा हुआ है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज सीपीसी। अब देखो इन्हीं के अंदर आपके ये कॉलम्स भी रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। और नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, यू विल हैव रिकॉर्डिंग, आप जितनी दफ़ा मर्जी सुनो। फर्ज कीजिए आपको ये वीडियो अगर 2 आवर्स की मिलती है तो डेली के 10 मिनट की वीडियो देखकर नोट्स बना लो, ठीक है, बशर्ते कि आपको जल्दी नहीं है, सही। वरना 2 घंटे एक ही दिन लगाओ और सारे नोट्स बना लो। मेरे से तो अगला काम आपको तभी मिलेगा जब ये वाला आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब जैसे देखो सर्च कीज एनालिसिस फर्स्ट डे और अब मेरे ख्याल से आपको फर्क महसूस हो रहा होगा। मतलब जो स्पीड पहले दिन थी किसी भी अकाउंट पे, अगर अकाउंट रोज बदल रहे हैं या आपने नहीं किया सही तरह, आपकी जगह किसी और ने किया अगर, ठीक है, देन ऑब्वियसली बेहतरी उसी में आएगी, ठीक है। सक्सेस के लिए शॉर्टकट बहुत कम होता है, सक्सेस का एक ही रास्ता है, मेहनत, ठीक है। मतलब सक्सेस मेहनत के अलावा मिल सकती है, अल्लाह पाक ने करम कर दिया, आपकी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने आपके लिए इसी तरह से सूटेबल रखा हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन हर किसी ने जिसने सक्सेस हासिल करनी है उसके लिए जो रास्ता नोन है वो एक ही है, मेहनत। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ मेहनत, ठीक है। पता नहीं कोई एरर आया, साइन आउट हो गया किसी जगह से, अच्छा वो इंटरनेट बंद हो गया। चलिए मैं तो वैसे भी सियाना बन रहा था, अपनी बात से बातें कर रहा था, तो मैं वो अपनी बातें जारी रखता हूँ जब तक नेट ऑन होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था एवरेज सीपीसी मैंने देखा यहाँ से, इस जगह पर मैंने ये एवरेज सीपीसी देखा, ठीक है। अब अगर आप इस कॉलम में देखिए हल्का हो गया कलर लेकिन नज़र आ रहा है 0.03। हमने बात की $175 की, $2 की, $1 के 10 हिस्से करें तो 0.1 आता है। ये 0.03 इसकी एवरेज सीपीसी है। ये वही अकाउंट है जो $30 से 20 पर गया, 20 से 10 पर गया। अब इसका हमारे लिए टारगेट सीपी $10 है। उसके लिए हमें जो हासिल करना है वो हमने $10 हासिल करना है, ठीक है। $10 के अंदर एक लीड हासिल करनी है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। हमने एवरेज सीपीसी देखा, अब देखो इधर ही नीचे जाओगे तो ये 0.35 भी है, 1.84 भी है। अब अगर आप इस बेस पर कहो, सिर्फ यस्टरडे की बेस पर, वैसे नॉर्मली फैसला एक दिन के स्टैट्स की बेस पर नहीं होता, अगर आप सिर्फ यस्टरडे की बेस पर कहो तो आप ये कहोगे कि भाई ये कैंपेन रोक देनी चाहिए, ब्रांड मास्टर वाली कैंपेन रोक देनी चाहिए, क्योंकि यार देखो ये कितना सस्ता क्लिक मिल रहा है और ये कितना महंगा क्लिक मिल रहा है। लेकिन यहाँ आपने 2 बातें याद रखनी है। एक ये कि इस अकाउंट की परफॉर्मेंस की बेस पे मुझे पता है कि ब्रांड कैंपेन इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कैंपेन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मुझे ये भी पता है कि डिस्प्ले कैंपेन्स, ये डिस्प्ले कैंपेन्स हैं, उनका एवरेज सीपीसी बहुत कम होता है। डिस्प्ले कैंपेन्स का एवरेज सीपीसी बहुत कम होता है, जबकि
जो सर्च कैंपेन्स हैं उनका एवरेज सीपीसी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये 0.03 अगर है ना, तो 0.3 तो समझो सर्च में पढ़ना ही पढ़ना है, यानी ये 0.03 और 0.3 ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। सर्च कैंपेन में ज़्यादा आपके पास जो है वो एवरेज सीपीसी पड़ रहा होता है। सही है, इतनी बात समझ आ गई। ये हमने देख लिया एवरेज सीपीसी अकाउंट में यस्टरडे के लिए। अगर ये पेज नीचे लेकर जाओगे, अभी तो मैं नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसे नीचे लेके जाओगे तो आपको नीचे टोटल, अच्छा बल्कि ये नज़र आ रहा है, ये देखें टोटल ऑल एनेबल्ड कैंपेन्स, ठीक है, और ये आगे लिखा हुआ 0.09। तो आपने बेसिकली हर कैंपेन का देखना इज गुड, लेकिन ओवरऑल आपने अकाउंट का देखना है। टोटल ऑल एनेबल्ड, WMUK की बात करोगे तो टोटल ऑल फिल्टर्ड, ठीक है, अदरवाइज टोटल ऑल एनेबल्ड। लेकिन आप जब अकाउंट रोजाना देख रहे हो तो यू वुड नो कि कल हमने 2 कंपनी पॉज की थी, तो फिर आपने टोटल ऑल एनेबल नहीं देखना बल्कि टोटल ऑल अकाउंट देखना है, क्योंकि अगर पॉज कल की हैं तो कल की डाटा तो देखना है ना उनका, ठीक है। तो हर जगह पर आपने टोटल ऑल एनेबल्ड नहीं देखना। सही, अगर टोटल ऑल एनेबल्ड दोनों का सेम है, या जो कल कंपनी ने पॉज की थी दोज वर नॉट इंपॉर्टेंट, या इसीलिए पॉज की थी कि अभी सीपीसी ज्यादा था, तो यार अब उनको मजीद क्या करना है, पॉज तो कर दिए। मतलब एक बंदा तंग करता है, आपने उसको चपेट मार दी या गोली मार दी तो उन्होंने मजीद क्या चाहते हो, ठीक है, बस हो गया ना, गुस्सा निकल गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब उससे ज्यादा उनकी उसको लकड़ा दे रख के साड़ोगे फिर तो सुकून आएगा। तो मकसद है एवरेज सीपीसी आपने की वजह से फैसला किया, 2 कंपनी ने पॉज कर दी, तो बस अब उसको भूल जाओ, अब टोटल ऑल एनेबल्ड को देखो, उसको तो इसी बेस पर आपने पॉज कर दिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आपने ये एवरेज सीपीसी देखा, एवरेज सीपीसी देखा और उसको यहाँ पर नोट कर दिया। ये वो फाइल है जो डेली टास्क वाली है, यहाँ पर आपने उसे नोट कर दिया कि जिस अकाउंट का देख रहे हो उसके मुताबिक। अब ये क्यों यहाँ नोट किया, फर्ज करें ये फाइल आपने क्लाइंट को भेजनी है, फर्ज करें ये फाइल आपने अपने सीनियर को भेजनी है, तो वो अकाउंट खोले बगैर देख लेगा कि कल का एवरेज सीपीसी क्या था। 2 दिन का अगर डाटा इकट्ठा है तो 2 दिन का एवरेज सीपीसी क्या था। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, ये तो हमने एवरेज सीपीसी वाला देख लिया। एवरेज सीपीसी वाले पॉइंट में मेरा नहीं ख्याल कुछ और रह गया, पर मैं यहाँ अंडू करके एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेता हूँ उस पॉइंट को कि suitable average CPC from yesterday's stats, suitable is according to the budget actually, for example per day budget 10-15 suitable average CPC budget ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से suitable average CPC का कॉलम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देखना कहाँ से है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया कि अगर ज़्यादा होगी एवरेज CPC ज़्यादा हो गई तो what have to be done, ठीक है, क्या करना है। मुझे हर पॉइंट पर ना आपने याद करवाना है, उसका हल भी मैंने साथ में बताते जाना ताकि हमारी डेली टास्क के साथ ऑप्टिमाइजेशन की बात भी कवर हो जाए। अगर हमारी आज ये वीडियो पूरी नहीं हो पाती, नेक्स्ट संडे हमें फिर लगाना पड़ता है, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। लेकिन एक आइडियल चीज़ तैयार हो जाए, ठीक है, मेरी भी आगे के लिए जान छूट जाएगी और आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और अभी प्राइमरी अप्रोच तो यही है ना, हम इस आज ये सोच के तो नहीं कर रहे कि कल को इन्होंने चले जाना है तो मुझे अगलों को सिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आज तो हम ये सोच के कर रहे हैं कि इनका फ़ायदा हो जाए। तो प्राइमरी अप्रोच यही है, तो उसका आप लोगों को बड़ा बेसिकली एडवांटेज हो जाएगा। पहले 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। यहाँ हम नंबर 5 पे पहुंचे हैं, ऊपर अकाउंट चेक करना, अकाउंट ओपन करना, स्टार्टिंग पॉइंट नोट करना, वो 2 भी क्लियर हो गए। तो ओवरऑल हमारे 4 टास्क हो गए। अब ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आगे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि चेक नोटिफिकेशंस एंड रिपोर्ट एज वेल, चेक नोटिफिकेशंस एंड रिपोर्ट एज वेल। और सॉरी, मैं बात भूल गया, मैं आपको बता रहा था कि अगर एवरेज सीपीसी ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। वो मैं बताते बताते जहन दूसरी तरफ चला गया तो मैंने अगली बात शुरू कर दी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एवरेज सीपीसी ज़्यादा हो जाए तो व्हाट हैव टू बी डन। तो हम ये करेंगे कि हम कीवर्ड्स में जाएंगे और देखेंगे कि कल कौन से कीवर्ड पर ज़्यादा एवरेज सीपीसी पड़ी है। मतलब जो चीज़ हम यहाँ से कंपेन लेवल पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कंपेन लेवल पर देख रहे हैं, उसको हम यहाँ से कीवर्ड लेवल पर जाकर देखेंगे और जिन कीवर्ड्स पर ज़्यादा एवरेज सीपीसी पड़ी होगी, एक दिन की बेस पर फैसला नहीं करते, 30 डेज के स्टैट्स की बेस पे फैसला करते हैं, ऑल टाइम डाटा की बेस पे फैसला करते हैं। जिन कीवर्ड्स पर ज़्यादा एवरेज सीपीसी पड़ी होगी, पॉज देम, ठीक है।
मतलब फर्ज कीजिए आपके अकाउंट का बजट $10 है, आपके अकाउंट का बजट $10 है और आपका एक कीवर्ड ऐसा है जिसकी एवरेज सीपीसी लास्ट 30 डेज में $5 पर क्लिक है, तो ये हाई सीपीसी है। आधा बजट वो आपका एक कीवर्ड ले जाता है। पहली चीज पॉजिट। दूसरी चीज डेली स्टैट्स को आप ज्यादा गौर से देखिए, उस बात को अपने पास नोट कीजिए कि हमने फलां फलां कीवर्ड पॉज किए थे। मैं अगर अभी वीडियो लंबा होने का, मुझे ज्यादा लंबी होने का डर ना हो, तो मैं भी आपको फाइल ढूंढ के खोल के दिखाता। मैं अपनी की हुई चेंजेस अपने पास नोट कर लेता था कि फलां तारीख को मैंने ये कीवर्ड्स पॉज किए, उसको मैंने ये देखना है। मैं बाद में मैंने ये करना है कि मैंने आज देखा 10 क्लिक्स हैं और मैंने कीवर्ड पॉज कर दिए, फर्ज करें 2 कीवर्ड्स पॉज कर दिए। अब कल भी अगर 10 क्लिक्स हैं, परसों भी अगर 10 क्लिक्स हैं, तो मेरे अकाउंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ ऐसे होता है कि ये कीवर्ड महंगा है, उसने आपका आधा बजट पहले हाथ ही ले लिया, बाकी कीवर्ड्स के लिए बजट ही थोड़ा रह गया, उनको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ऐसे ही है जैसे ओपनर्स ने स्कोर पूरा कर दिया तो 3 नंबर वाले बैट्समैन को जरूरत ही नहीं पड़ी ग्राउंड में जाने की, वो अच्छा था बुरा था, उसने कैसा खेलना था हम नहीं जान सके। ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है महंगे क्लिक पॉज करो तो नीचे से कोई कीवर्ड चाहता हो कि मुझे भी जगह मिले, मुझे अगर बैटिंग मिलेगी तो मैं भी छक्के मार सकता हूं। ठीक है, और वो आ जाए उस जगह पर, और फायदा तब हो जब वो 4 गेंदों पे 3 रन की जगह 10 रन बनाने वाला प्लेयर होगा, यानी कम एवरेज सीपीसी लेने वाला कीवर्ड होगा, तो हमें वो यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए, फिर हमारे लिए वो काम वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये हमने एवरेज सीपीसी अगर ज्यादा हो तो क्या करना है, हमने वो सुना है। ठीक है, मैं ये कीवर्ड्स अभी ओपन किए हैं, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का नाम भी हो सकता है, एवरेज सीपीसी भी हो सकता है। और फर्ज करें अगर आपको कॉलम नहीं मिलता, देन गो टू कॉलम्स, मॉडिफाई कॉलम्स, सर्च द कॉलम एवरेज सीपीसी। अब जैसे इंटरेक्शन है, यहाँ पे कई जगहों पे इंटरेक्शन लिखा हुआ होता है, मैंने शुरू से क्लिक्स पे काम किया है, तो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं इंटरेक्शन वाला कॉलम खत्म करके उसकी जगह क्लिक्स डाल दूंगा। CTR पे मैंने काम किया है, मतलब मैंने शुरू से CTR सुना देखा है, अब यहाँ CTR नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंटरेक्शन रेट में खत्म कर दूंगा। अब ये देखिए यस्टरडे स्टैट्स खुले, मैंने एवरेज सीपीसी पे क्लिक किया तो कल के जो महंगे कीवर्ड्स हैं या वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, मतलब या असेंडिंग वो हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, तरतीब, या फिर डिसेंडिंग हो जाएगी। किसी कॉलम पर जाकर हम क्लिक करें तो उस, अच्छा एवरेज सीपीसी वाला नहीं सॉर्ट कर रहा, मैं जैसे एवरेज सीपीसी पे जाता हूँ ऊपर ये मैसेज खुला था। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने कॉस्ट पर क्लिक किया ना, तो कॉस्ट के साथ छोटा सा एरो आ गया। क्लिक्स पर क्लिक करता हूँ अगर, तो क्लिक्स के साथ छोटा सा एरो आ गया। इस एरो का मतलब है कि ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ सॉर्ट हो रहा है। देखें 21 क्लिक्स, 3 क्लिक्स, 3 क्लिक्स, 3 क्लिक्स, उसके बाद 2 वाली बारी आई है। और अगर इसको दोबारा क्लिक कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा अगर, तो 0 वाले ऊपर आ जाएंगे। ये तो टोटल है तो इसलिए वो ऊपर ही है, बाकी 0 वाले ऊपर आ गए। ठीक है, तो इसी तरह एवरेज सीपीसी भी होना चाहिए, लेकिन एवरेज सीपीसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर मैसेज आ रहा है। ठीक है, शायद मैं इसको पढ़ूँ तो मुझे पता चल जाए क्या कहना चाह रहा है। बहरहाल आप बाद में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा सॉर्ट क्यों नहीं हो रहा। और फर्स्ट करें यहाँ सॉर्ट नहीं होता तो डाउनलोड द फाइल, गो टू एक्सेल, वहाँ सॉर्ट हो जाएगा, वहाँ तो कन्फर्म सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर हमारा एवरेज सीपीसी सूटेबल नहीं है तो व्हाट कैन वी डू। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और मेरे जहन में आया था, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो चीज़ मैंने सोची है, मेरे ख्याल से ये शायद सबसे बेहतर सोच है मेरी, ये वाली जो मैं अभी बताने लगा। आपको मेरी बात बड़ी अच्छी लगनी चाहिए, समझ आई अगर तो। लेट्स सपोज यू हैव 10 कीवर्ड्स, रोजाना एक क्लिक आता है। ठीक है, $1 का 10 कीवर्ड्स है, रोजाना एक क्लिक आता है, $1 का। अब आप उन 10 को पॉज कर देते हैं, बाकी नीचे वाले कीवर्ड्स उनकी जगह लेते हैं, और वहां क्लिक आता है $0.5 का। तो जितने बजट में आपको पहले 10 क्लिक्स मिल रहे थे, उतने बजट में आपको 20 क्लिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये काम आप अकाउंट चलाते हुए परफॉर्मिंग कीवर्ड्स को भी पॉज कर सकते हो। टॉप परफॉर्मिंग की बात नहीं हो रही, कन्वर्जन इज द प्राइमरी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन परफॉर्मिंग कीवर्ड है, क्लिक्स आ रहे हैं, CTR बेहतरीन है, लेकिन हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए पॉज कर दो। शायद उसकी जगह कोई ऐसा कीवर्ड ले ले
जो लो एवरेज सीपीसी के साथ वो सब कर रहा हो आपके लिए, देन आपका बजट रिड्यूस हो जाएगा, अकाउंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा स्टेप वाइज। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये कीवर्ड्स वाला जो काम है, 200 कीवर्ड अगर आपके अकाउंट में हो तो शायद आपको कम से कम 6 महीने लग जाए उनमें से ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स निकालते हो, क्योंकि जब आपने कोई चेंज करना है तो उसका इफेक्ट आपने 2 हफ्ते में देखना है, एक दिन की बेस पर फैसला नहीं करना। जैसे हमारा एक अकाउंट था, एक्वापेंचर नाम का कोई एक्वापेंचर बिजनेस करता था वो, हम लोग मर गए, उस पर क्लिक ही ना आए अकाउंट पे, लाइक एक क्लिक आ जाए दिन पूरे में, ठीक है। एक दिन मैं बैठा, मेरा उस टाइम ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने ऐड कॉपीज बनाई, नई ऐड कॉपीज बनाकर उस अकाउंट में अपलोड की, या शायद पहले से बनाई हुई थी उसमें अपलोड कर दी। अपने दोस्त को शाम को मैंने मैसेज किया, मेरे अल्फाज कुछ ऐसे थे कि चेक दैट अकाउंट, यू विल बी शॉक्ड। मतलब जिस अकाउंट में मुश्किल से 1 क्लिक मिलता था, उस दिन शाम को 6 क्लिक्स मिले हुए, ठीक है। उसने भी आगे से बड़ी खुशगवार हैरत का इजहार किया, तो मैंने उसे आगे मैसेज किया, मैंने कहा अब हमने कल भी देखना है, अगर कल भी क्लिक्स आते हैं तो देन वी विल से कि हमारी जो चेंज है दैट वाज सक्सेसफुल। बेसिकली हमने इसको अब रेगुलर देखना है, ठीक है। मतलब फ्लो कहते हैं, एक बैट्समैन आया है, एक दिन वो चला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, गलत एग्जाम्पल देने लगा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि शायद अफरीदी ने एक दिन 37 गेंदों पर सेंचुरी कर दी, क्या वो हर दिन 37 गेंदों पर सेंचुरी कर सकता है? वो एक दिन समझो तुक्का अच्छा चला है तो 37 गेंदों में सेंचुरी हो गई, ठीक है। एक दिन रॉस टेलर 2011 के वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ खेल रहा है, आखिरी 4 ओवरों में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 96 रन उन्होंने बनाए हैं लास्ट 4 ओवर्स में। शोएब अख्तर का वो आखिरी मैच था और उसमें आखिरी 4 में से शायद 2 ओवर शोएब अख्तर के थे, ठीक है, मतलब फास्टेस्ट बॉलर, लेकिन 4 ओवरों में 96 रन, ठीक है। ऐसा कितनी दफा होता है? तो वो फ्लो लग सकता है कि एक दिन 6 क्लिक्स आ गए, लेकिन आप तो चेंजेस करके ही देखोगे ना, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा कि यार इंतजार करते हैं। बट चेंज का इफेक्ट देखने के लिए आपने 2 हफ्ते टाइम देना है। व्हेनेवर आपकी गूगल रिप्रेजेंटेटिव से मीट होता है तो गूगल रिप्रेजेंटेटिव आपको कहता है कि ये मैंने चेंज कर दी, अब गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 2 वीक्स टू चेक द इफेक्ट एंड देन नेक्स्ट स्टेप करना है, उससे पहले नहीं करना। छोटी मोटी चेंजेस अलग है, नेगेटिव ऐड कर दिया ये अलग है, ठीक है। एवरेज सीपीसी पे इतनी बड़ी चेंज नहीं है, मैक्सिमम सीपीसी, एवरेज सीपीसी तो बेसिकली स्टैट्स की बेस पर आ रहा होता है, लेकिन बिडिंग स्ट्रेटजी बदल दी, आज एक कर दी, कल दूसरी कर दी, परसों तीसरी कर दी, दिस इज नॉट द वे। सही, तो ये पॉइंट भी हमारा तफसील से कवर हो गया। ये मेरे ख्याल से हमारा पहले नहीं हुआ हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ रहा हूं, वो लिखा हुआ है चेक नोटिफिकेशंस एंड रिपोर्ट एज वेल, स्पेशली रेड नोटिफिकेशंस। इस पॉइंट पे शायद इतनी तफसीली बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकाउंट खुला हुआ हो तो ये यहाँ ऊपर नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ज़रा नज़र आ जाए। ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस, इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपके नोटिफिकेशंस हैं जो आपने देखने हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसमें से कुछ अगर आपको बताऊं तो ये लिखा हुआ है ऐड रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, मतलब वो आपको सर्च ऐड, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड करने का मशवरा दे रहा है अकाउंट के अंदर, ठीक है। ऐड इमेज एक्सटेंशंस टू योर ऐड वगैरह वगैरह, ऐड न्यू कीवर्ड्स, ये समझ आने वाली बात है, आप लोगों को समझो ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये खाली एक अलर्ट है, लेकिन अगर कोई रेड नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में मौजूद हो, ये आगे लिखा हुआ है स्पेशली रेड नोटिफिकेशंस, अगर कोई रेड नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में मौजूद हो तो वो आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना है। जो यहाँ पर नोटिफिकेशंस की सेंस में इस जगह पर ये रिपोर्ट हो रहा है, सॉरी रिपीट नहीं, रिपोर्ट हो रहा है। जो अकाउंट के अंदर नोटिफिकेशन हो वो यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। रेड कलर वाला भी रिपोर्ट हो रहा है, दूसरा भी रिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो रेड नहीं होते। पेमेंट इशू से रिलेटेड वो आपका रेड नोटिफिकेशन होता है और वो फ़ौरन से पहले रिपोर्ट करने वाला होता है, क्योंकि अगर पेमेंट इशू है अकाउंट में तो फ़र्ज़ करें हफ्ता नहीं अकाउंट चलता तो आप पैसे लेने के मजाज नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन मतलब मेरे पास एक एग्जांपल ऐसी है कि लड़का टीएस चलाता था, यानी उसकी स्क्रीन कैप्चर होती थी, ऊपर रेड लाइन में पूरा बड़ा सा लिखा हुआ था
कि बिलिंग इशू है, अकाउंट नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, लेकिन वो हफ्ता या 2 हफ्ते उसी हालत में चलाता रहा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपका ध्यान उधर नहीं होगा तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो रेड नोटिफिकेशन इंस्टेंटली रिपोर्ट करने वाले हैं। बाकी नोटिफिकेशंस पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन है। जैसे ऐड न्यू कीवर्ड का ऑप्शन है अगर, तो उन्हें डाउनलोड करें, पहले उसे खुद एनालाइज करें कि इस अकाउंट में उनमें से कोई कीवर्ड ऐड होना चाहिए या नहीं, फिर अपने सीनियर को भेजकर या क्लाइंट को भेजकर अप्रूवल लेकर ऐड ग्रुप बनाकर कंपेन में डाल दें। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जल्दी से कवर हो गया नोटिफिकेशन वाला। उसके बाद गो टू लैंडिंग पेजेस एंड चेक वेबसाइट इज ओपनिंग और नॉट। इसका जवाब भी येस और नो का है, और नीचे लिखा है सिर्फ एक लैंडिंग पेज नहीं देखना, डिफरेंट चेक करने। दोबारा एडवर्ड्स में आ जाइए, पहले ये टैब नहीं था पुराने एडवर्ड्स में, अब ये लैंडिंग पेजेस का यहाँ टैब मौजूद है। उस पर आप क्लिक करोगे तो सामने आपके लैंडिंग पेजेस का डाटा आ जाएगा। आपने करना ये है कि आपने कुछ लैंडिंग पेजेस वक्फे से, जैसे फर्स्ट कीजिए इस पर क्लिक करके ओपन किया, वापस आ गए, नीचे ले गए, यहाँ जाकर फिर किसी पर क्लिक कर लिया, इस तरह वक्फे से 15-20 आपने चेक कर लिए। चेक क्या करना है कि लैंडिंग पेज खुल रहा होना चाहिए, पेज पर एरर नहीं आना चाहिए। जैसे एक दफ़ा मैं काम कर रहा था तो 23 दिसंबर की डोमेन एक्सपायर हो गई। उस टाइम मैं ये डेली टास्क नहीं किया करता था, ये वाला टास्क समझे उस तजर्बे की बेस पे मैंने शामिल किया। 26 दिसंबर थी आई थिंक, और 23 दिसंबर की डोमेन एक्सपायर हुई थी, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। ये जो डोमेन है ये एक्सपायर हो गई थी। इस पेज पर मैसेज आ रहा था कि योर डोमेन इज एक्सपायर्ड, आपने दोबारा परचेज करनी थी। अब देखो अगर ऐड नज़र आता है और लोग ऐड पर क्लिक करते हैं, लेकिन जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आगे वेबसाइट नहीं खुलती, एरर आ जाता है, तो ये बेसिकली आप उसका पैसा ज़ाया कर रहे हैं। क्लिक का पैसा बढ़ जाएगा, वेबसाइट नहीं खुल रही तो उसका कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए लैंडिंग पेजेस एक दफ़ा आपने थोड़े थोड़े वक्फे से देख लेने। मैं अब ये 3 खोले थे तो तीनों चेक कर रहा हूँ। पेज को नीचे जाकर देख देना सारा हिस्सा, कोई बीच में से एक हिस्सा अगर नहीं ओपन हो रहा हो तो वो भी आपको नोट करना चाहिए। अगर इवन स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कोई आपको नज़र आती है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा रिपोर्ट की थी स्टार्ट में, तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो वो भी आपने रिपोर्ट करनी है। हम कौन सा लैंडिंग पेजेस वाला पॉइंट देख रहे थे, तो यहाँ पर लैंडिंग पेजेस मेरे ख्याल से यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। ये लैंडिंग पेजेस ओके, यानी लैंडिंग पेजेस चल रहे हैं, और अगर कोई एरर हुआ तो आप यहाँ पर उसे रिपोर्ट कर दोगे। मैं यहाँ इसे हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि याद रहे कि कौन कौन सा कॉलम यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अदर टास्क में जो है ये हाई एवरेज सीपीसी कीवर्ड, ये बेसिकली जब सूटेबल सीपीसी कीवर्ड्स की बारी आएगी तो वहाँ पर मैंने आपको आगे बताया था कि हाई एवरेज सीपीसी कीवर्ड्स आप अलग करके समझो पॉज करते जाओगे। तो बेसिकली यहाँ आप रिपोर्ट कर रहे हो 30 दिन तक मुतवातर, फर्ज करें एक कीवर्ड इधर रोज़ाना आ रहा है तो 30 दिन बाद हम ये फैसला आसानी से कर सकते हैं कि इसको पॉज कर देते हैं, क्योंकि ये हर क्लिक हमें महंगा ही देता है। ठीक है, गो टू लैंडिंग पेज, चेक वेबसाइट इज ओपनिंग और नॉट। जवाब सिंपल है, येस या नो का, या ओके या नॉट ओके का। और सिर्फ एक लैंडिंग पेज नहीं देखना बल्कि डिफरेंट देखने। नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम ऊपर वाले मैसेज में मौजूद सिमिलर पॉइंट्स रिमूव कर देते हैं। जैसे व्हाट आई रिकमेंड डेली टास्क्स टू बी, ये तो खाली मेरी तरफ से एक बात लिखी हुई है। सर्च क्वेरीज एनालिसिस पे शायद अभी हमने बात नहीं की तो उसको भी पढ़ा रहने देते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेड नोटिफिकेशन, ये भी हमने बात की है। इसी के बारे में आगे मैंने आपको कहा था, चेकिंग द अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू एनी क्रिटिकल एरर। ठीक है, ये चेकिंग द अकाउंट टू अवॉइड एनी क्रिटिकल एरर। ये जो फाइनल यूआरएल टेस्टिंग है, ये लैंडिंग पेज जो हमने चेक किया उसका मैंने एक नाम रखा हुआ है, फाइनल यूआरएल टेस्टिंग। फाइनल यूआरएल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब ऐड कॉपी बनाते हैं तो ऊपर जो यूआरएल देते हैं उसकी टैब का नाम फाइनल यूआरएल होता है। तो फाइनल यूआरएल टेस्टिंग यानी फाइनल यूआरएल को चेक किया गया है। ठीक है, तो ये वही बात थी जो नीचे हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से साफ कर दी है। Please note all these items will be based on yesterday's stats if not weekend. सैम्पल फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो एक्सेल वाली फाइल खुली हुई है इसी को सैम्पल फाइल कहा गया। अभी भी मजीद पॉइंट रिपीट आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। अब जैसे ये सर्च क्वेरीज एनालिसिस अभी हम ऊपर देख कर आए हैं,
पर वो अभी ऊपर कवर किया नहीं, तो इसलिए मैंने रिमूव किया नहीं। चेकिंग द नोटिफिकेशंस एंड हेल्थ स्कोर, तो यहाँ से मैंने ये दी नोटिफिकेशन एंड ख़त्म कर दिया। चेकिंग हेल्थ स्कोर वो भी हमने उस पर बात नहीं की। और उसके बाद आके मज़ीद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल से कवर्ड हैं। चौथे में आ जाता हूँ। काफ़ी सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। ये तो पॉइंट ही एग्जैक्टली ऊपर हुआ हुआ है, कंसंट्रेटिंग ऑन द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से ये मैसेज आधा ऊपर से कॉपी हुआ हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा रीचेक करके ये सारा मैसेज डिलीट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 पॉइंट इसके साथ हैं और 3 पॉइंट उसके ऊपर हैं। एक 2 3 4 5 पॉइंट ये कंसंट्रेटिंग वाले के साथ हैं और 3 पॉइंट ऊपर हैं फर्स्ट पेज बिट मिसिंग तक के। तो ये बेसिकली सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैसेज मेरे पास रिपीट होकर वापस आ गया, वैसे ही आ गया बेसिकली। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट, चेंज हिस्ट्री चेक करनी है। क्या कल कोई चेंज हुई है? इफ़ नॉट देन ओके, इफ़ नॉट देन ओके, इफ़ येस देन रिपोर्ट। ये बात थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, लिखी तो मैंने ही है लेकिन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, क्योंकि एक तरफ मैं आपको ये समझाऊंगा, ये लिखा हुआ है चेंज हिस्ट्री बनाने पे काम करना है, चेंजेस करनी नहीं है बट काम करना है। एक तरफ मैं आपको ये बताऊंगा कि चेंज हिस्ट्री बननी चाहिए, रोज़ाना की कुछ ना कुछ, हफ्तावार कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए। इस पे भी मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अकाउंट था 3 महीने की, चेंजेस में सिंगल चेंज नहीं था। क्लाइंट ने देखा, चेक किया, दोस्त ने देखो मैसेज किया और उसके बाद बाय बाय कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, ज़ाहिर बात है 3 महीने की चेंजेस नहीं है कोई, और आप उसे चार्ज करते जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप अकाउंट को सिर्फ फर्जी खोलते हो, काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चेंज हिस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। इस लिहाज से मैंने कहा है कि इफ़ नॉट देन ओके, ये बात गलत है। सिर्फ अगर ये बात बोलो इफ़ नॉट देन ओके, तो ये बात गलत है। लेकिन अगर पूरी बात हम समझेंगे तो हमें बात समझ आएगी। दोनों पॉइंटों को अलग अलग समझते हैं। चेंज हिस्ट्री हमने चेक करनी है, चेंज हिस्ट्री हमने चेक करनी है यस्टरडे स्टैट्स की बेस पे। तो यस्टरडे वही वाली लॉजिक, 2 दिन है तो 2 दिन, ठीक है, छुट्टी की है तो 2 दिन। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि कहीं क्लाइंट ने तो नहीं कोई चेंज किया, यानी जो चेंज हिस्ट्री है उसमें जो यूज़र है चेंज करने वाला, अगर हम यहाँ से चेंज हिस्ट्री पर चले जाएं तो जो यूज़र है चेंज करने वाला वो अगर आपकी अपनी आईडी से है, यानी जिस आईडी से आप काम करते हैं, देन इट इज़ ओके। अब देखें यस्टरडे पर यहाँ 4 चेंजेस आ रही हैं और कल ये हम नहीं की थी। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, ये कल हमने ही की थी। यहाँ 4 चेंजेस लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो 2 चेंजेस हैं। और कल अगर आपको याद हो तो हमने ही चेंजेस की थी। एक दफ़ा 2 ख़त्म किया था कीवर्ड में से और एक दफ़ा 2 दोबारा से एंटर किया था। ठीक है, तो ये वही आगे तफसील से लिखा हुआ है कि एक कीवर्ड रिमूव हुआ है, उसकी CPC चेंज हुई है और एक कीवर्ड उसकी जगह ऐड हुआ है। जो रिमूव हुआ है उसमें 2 था और जो ऐड हुआ है उसमें 2 नहीं था। यहाँ जो रिमूव हुआ है वो 2 के बगैर वाला था और जो ऐड हुआ है वो 2 वाला, यानी ये मैंने अनडू कर दिया था, वापस कर दिया था। तो वो 2 चेंजेस आ रही हैं। तो बार देखना हमने ये था कि ये की किसने। अगर कल की तारीख पे आपके पास जितनी चेंजेस हैं वो सारी की सारी आपके हाथों की हुई हैं, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आता है कि इफ़ येस देन रिपोर्ट इस कैटेगरी में नहीं आता। ये रिपोर्ट करने वाली चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर चेक एक बंदा कर रहा है और दूसरा बंदा जिसने चेंजेस कर दी हैं वो भी बिगनर है और आपकी नज़र में कोई ऐसी चेंज आती है जो बेतुकी आपको लगती है, यानी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है या आपको ज़्यादा आता है और आप दूसरे बंदे की गलती नोट कर लेते हो, तो वो रिपोर्ट करनी है, चाहे वो अपने यूज़र ने की हुई है। लेकिन पहला पॉइंट मैं ये समझा रहा हूँ कि हम यहाँ चेंज हिस्ट्री में आकर देखते हैं कि क्लाइंट ने कोई चेंज तो नहीं की। उसकी 2 रीजंस हैं। एक, काम आप कर रहे हैं, कम्युनिकेट मैं कर रहा हूँ। क्लाइंट मुझे 3 दिन बाद मीट पे आता है, मीटिंग करता है, मुझे बताता है, कहता है 3 दिन पहले फलानी मैंने चेंज की थी ना, उसका ये इफेक्ट आया। तो अगर मुझे रिपोर्ट नहीं हुई कि फलां चेंज क्लाइंट ने की है, तो मैं उसके सामने अगर ऐसे बन जाता हूँ, हैं तुमने चेंज की थी,
तो वो सोचेगा कि यार इससे 3 दिन से मेरी चेंज ही नहीं देखी, इसे पता ही नहीं अकाउंट में मैंने चेंज कर दी। तो मुझे अपडेटेड रहना है अकाउंट के हिसाब से, इसलिए आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट करना है। और अगर वो अकाउंट डायरेक्ट आप मैनेज कर रहे हो, यानी इस केस में मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र रखनी है कि कहीं क्लाइंट को चेंज तो नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ कि अगर वो क्लाइंट की चेंज हुई है और वो गलत है, उसका इफेक्ट बुरा पड़ेगा, तब तो फ़ौरन से पहले उसे बताकर अनडू करनी चाहिए कि ये तुमसे गलती हो गई है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब सिर्फ इस बात पे बोल रहा हूँ कि इफ़ यस देन रिपोर्ट, अगर क्लाइंट ने चेंज की हुई है देन रिपोर्ट, इफ़ नो देन ओके। अब दूसरे पॉइंट पर अगर आ जाऊँ, ये वाला हो गया चेंज हिस्ट्री चेक करनी है, क्या कल कोई चेंज हुई है, इफ़ नॉट देन ओके, इफ़ यस देन रिपोर्ट, ये हो गया। ये वाला पॉइंट पर आ रहा हूँ, चेंज हिस्ट्री बनाने पे काम करना है, चेंजेस करनी नहीं है बट काम करना है। यस्टरडे में चेंजेस होनी चाहिए, यस्टरडे में नहीं तो वीकली बेसिस 5-10 चेंजेस मस्ट हैं। ठीक है, बिगनर लेवल पर अगर आप ये सोचोगे ना 5-10 चेंजेस रोज़ की, तो याद रखिएगा कि वीक के बाद आपके पास 5-10 चेंजेस वीकली रह जाएंगे, क्योंकि आपकी कई चेंजेस ऐसी होंगी जो डिसअप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप जब काम कर रहे हैं तो अकाउंट की चेंज हिस्ट्री बननी चाहिए, वरना सुते पुत्र दा मुंह चुम्या, ना माऊ से रेसान ना पीऊ से रेसान। अगर उसने चेंज हिस्ट्री देखी तो उसको यही लगेगा कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन द अकाउंट, आप जितना मर्जी काम करते रहे। ठीक है, तो अपनी चेंजेस होनी चाहिए, वैलिड तो वो भी होनी चाहिए, वो चेंजेस भी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, गलत चेंज नहीं होनी चाहिए। गलत चेंज क्या हो सकती है, जैसे फर्ज करें बजट $10 है, आपको पता है बजट $10 है, किसी ने गलती से 50 कर दिया। कोई कंपेन कल पॉज नहीं करनी थी और कल किसी ने पॉज कर दिए, क्लिक हो जाता है, गलत क्लिक हो जाता है, अचानक हो जाती है गलती। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी गलती आप खुद नोट करके उसे करेक्ट कर देते हो, देन आपको कोई डांटेगा नहीं। आपकी मिस्टेक आपने खुद चेक की, किसी को नहीं बताया और करेक्ट कर दिया, तो कोई डांटेगा नहीं। और फर्ज करें आप सीनियर के पास आए, आपको नहीं पता इसे करेक्ट कैसे करना है, आप सीनियर के पास आए और आपने उससे बताया कि यार ये मुझे बता दो ये कैसे करेक्ट करना, इवन देन आगे से अगर डांट भी पड़ेगी ना, तो वो इस तरह की डांट नहीं हो सकती जो उस गलती का इफेक्ट आ जाएगा। अगर उस गलती का जो इफेक्ट आ जाएगा उसके बाद जो डांट पड़ेगी ना, उसका लेवल नहीं मीट हो सकता। जैसे मेरे इस वर्किंग कैरियर में एक दफ़ा एक अकाउंट पे क्लाइंट के $350, ठीक है, खर्च हो गए, यानी कंपेनें पॉज होनी थी, ना पॉज हुई। शायद कुछ ऐसा हुआ, मैं ख्याल से मैं गलत ही कह रहा हूँ, लेकिन चले बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। ग्रुप में मैसेज किया गया कंपेनें पॉज कर दें। अब एक सियाने ने जाके कंपेनें पॉज कर दी, उसने ग्रुप में आके बताया ना कि जी मैंने कर दी, उसके बिहाफ पर ये गलती नोट कर लो। अब ये छोटी है, दूसरा सियाना ज़्यादा सियाना था, वो गया, उसने बगैर देखे कि पहले से पॉज हैं, उसने सेलेक्ट ऑल करके एनेबल कर दिया। मतलब पॉज की जगह होता है ना ऑन ऑफ, या ऑन किया उसी बटन को दोबारा दबाओगे ऑफ हो जाएगा, तो वो पॉज थी, उसने उन्हें दोबारा से एनेबल कर दिया। अब सारे मुतमईन हो गए जी पॉज होगी। ठीक है, 2-3 घंटे बाद क्लाइंट का मैसेज आया सीनियर को, यार मुझे तो लीडें आ रही हैं मुतवातर, चेक किया तो अकाउंट में $350 एक्स्ट्रा लग चुके थे। ठीक है, मेरी सबसे पहली स्टूडेंट रात को कंपेन बनाई 10 बजे, मैं सो गया। मेरे सोने के बाद वो कंपेन बनने के बाद पॉज रखनी थी। वो कंपेन 52 मुल्कों में चलनी थी, 52 कंट्रीज़ में। उसका सिर्फ $100 बजट था पर डे का। रात को 1 बजे मुझे सीनियर की कॉल आई कि ये कंपेन क्यों चल रही है, अभी तो पूरी हुई नहीं है। और वो 52 मुल्कों में चलने का असर ये हुआ कि रात 1 बजे तक उसका $100 लग चुका था। ठीक है, अब उस टाइम मेरे मुताबिक गूगल ऐसे नहीं करता था, लेकिन अब गूगल ऐसे करता है कि अगर $100 आपका बजट है तो वो 24 पर डिवाइड करेगा और हर घंटे में $4 से $5 स्पेंड करेगा। अगर $9 स्पेंड कर दिए तो फिर दूसरे घंटे में आपका इश्तिहार नज़र नहीं आएगा। जब मैंने काम शुरू किया तो पता हम पाकिस्तानी नेगेटिव सोचना हमें बड़ी ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो मैंने एक सोची, मैंने कहा फ़र्ज़ करें कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए का ऐड मैं चला रहा हूँ, कंपनी बी का ऐड कोई और चला रहा है। ठीक है, अब कंपनी ए और कंपनी बी दोनों काम सेम करती हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी टीम को कहूँगा रात 12 बजे है ना, मैं कंपनी ए के साथ हूँ, सर्च करो, अपने कीवर्ड लगाओ, सर्च करो, जैसे ही कंपनी बी का ऐड नजर आए क्लिक करो।
फर्ज करो उसका $10 बजट है, 12 से 1 के दरमियान उसका बजट उड़वा दो, ताकि सुबह जब लोग सर्च करना शुरू करें खाली कंपनी ए का इश्तिहार रह जाए। ठीक है, गलत है लेकिन टैक्टिक है एक, सही है, किया नहीं ऐसा लेकिन एक ऑप्शन जहन में आई। तो अब गूगल ने इसका हल कर दिया, तो उसी को हमें पुट्ठे होकर क्लिक कर लो। पहले घंटे में अगर उसका $10 बजट है, इश्तिहार एक नज़र आ गया, आपने एक क्लिक कर दिया, तो दूसरे घंटे में आपको इश्तिहार नज़र नहीं आएगा, सॉरी उस घंटे में फिर दोबारा इश्तिहार नज़र नहीं आएगा आपको दूसरे घंटे, यानी समझो फिर आपको 24 घंटे उसके इश्तिहार को ढूंढ ढूंढ के क्लिक करते रहना, जो कि आसान नहीं है। एक दफ़ा तो सर्चेस करके धड़ाधड़ क्लिक किए जा सकते हैं, लेकिन हर घंटे बाद सर्चेस करके उसका सारा बजट ख़त्म किया जाए, हमें तो ये भी नहीं ना पता उसका बजट कितना है। हमें तो कंपनी ए का जिसका हम ऐड चला रहे हैं उसका पता है कि कितना बजट है, सही है। तो चेंजेस से बात शुरू हुई थी, चेंजेस होनी चाहिए। किस तरह की चेंजेस? हम नए कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ये चेंजेस हैं। हम नए नेगेटिव्स डालेंगे, ये चेंजेस हैं। हम कीवर्ड की बिड बदलेंगे, ये चेंजेस हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 हफ्ते चेंजेस नहीं हुई अकाउंट में, दिस इज रॉन्ग। 2 हफ्ते में एक चेंज है, दिस इज रॉन्ग। मैं ये नहीं सुन सकता कि साथ नेगेटिव्स नहीं मिले। अभी आपके सामने ये चेंज नज़र आ रही है स्क्रीन पर। मैंने क्या किया, 2 ख़त्म किया, 2 दोबारा डाल दिया, समझो कुछ नहीं किया, चेंज हिस्ट्री तो बन गई है। चेंज हिस्ट्री में आइटम्स ऐड हो गए। ठीक है, तो इसलिए चेंज हिस्ट्री बनाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। देयर आर स्मॉल चेंजेस जो हम कर सकते हैं, देयर आर स्मॉल चेंजेस जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि आपने चेंजेस करनी नहीं है। आपको जो चेंज समझ आए, जहन में एक चेंज आई है कि ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, कम, आस्क, गेट अप्रूवल एंड देन अप्लाई। फिलहाल मतलब अभी मैं जितना मर्जी आगे का समझा लूँ, फिलहाल आप बिगिनर लेवल पर ही हो। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर आप नहीं पहुँचे, तो अभी आप चेंजेस, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी चेंज। हाँ, चेंज सजेस्ट कर सकते हो, बल्कि आगे से शायद ये सुनने को मिले, यार ये बड़ी अच्छी सजेशन है, इसकी बेस पर तो एक ईमेल लिखकर भी क्लाइंट को भेजते हैं, एक अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, अगर वाकई इस तरह से जवाब मिलेगा तो बड़ा हौसला बढ़ता है कि भाई मेरी बताई हुई सजेशन को लाइक एक्सेप्ट किया गया। हाँ, डर के बैठे रहोगे शर्मिंदगी के डर से, क्योंकि अगर इंसल्ट का डर लेके बैठे रहोगे तो फिर सीख नहीं सकोगे। जब तजर्बा नहीं करोगे, कहते हैं ना कि इंसान गलती से सीखता है, गलती से तजर्बा हासिल करता है। ठीक है, तो तजर्बा हासिल करके आप सही काम कर सकते हो। तो गलती नहीं होगी, तजर्बा नहीं हासिल होगा तो सही काम भी नहीं हो सकेगा। हाँ, दूसरे ने तजर्बा कुछ किया हुआ है, किसी ने $350 ज़ाया किए, किसी ने $100 ज़ाया किए, वगैरह वगैरह, तो अब लाजमी नहीं है हम भी अपना मुंह पहले सुरख करें, चपेड़े मार के फिर दूसरे से मुकाबला करें कि ये तो हमारा हक बनता है, उसने किया, अब हमने भी करना। मेरी एक कज़न एक दफ़ा अपने वालिद से बात करी तो उन्हें वो कहती है कि आपने भाई को 20,000 की चीज़ लेके दी है, मुझे 15,000 की लेके दी है, मेरा अभी 5,000 बकाया रहता है। तो इस तरह के मुकाबले तो हम नहीं कर सकते हैं कि दूसरे ने 2 गलतियाँ की है तो हम भी 2 गलतियाँ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद सुधरेंगे। मतलब दूसरा अगर कोई रिपोर्ट आपको बता रहा है, अगर कोई पॉइंट्स बता रहा है, तो उसमें आप फिर ध्यान कर लोगे कि अब ये वाली मिस्टेक मैं रिपीट ना करूँ। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बात मैंने और इस पॉइंट पर बतानी थी, भूल गया, कोई एग्जांपल ही थी, कोई समझाने के लिए था, भूल गया। अच्छा जी, चेक यस्टरडे सर्च क्यूरीज एंड एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ एक्सट्रैक्ट्स लिखा हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए था बहरहाल। एंड एक्सट्रैक्ट नेगेटिव कीवर्ड्स एंड रिपोर्ट, और आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रेगुलर करने वाला काम। अगर आप जेनेरिक कीवर्ड्स के साथ जा रहे हो तो पहले नेगेटिव्स भी ढूंढने हैं, और बात तो बाद में आएगी कि सर्च क्यूरीज आएंगी तो नेगेटिव निकलेंगे। लेकिन रोज़ की रोज़ सर्च क्यूरीज देखोगे, नेगेटिव डालोगे तो अकाउंट ऑप्टिमाइज होगा, क्योंकि पहले दिन कोई नेगेटिव नहीं है। फ़र्ज़ करो 2 साल बाद अकाउंट में 5,000 नेगेटिव डला हुआ है, तो अब वो 5,000 नेगेटिव कुछ सर्च क्यूरीज को तो भी तो रोक रहा होगा। ठीक है, उससे आपका बजट लेस स्पेंड होगा, गलत स्पेंड नहीं होगा। ऑनलाइन क्रिकेट गेम बनाई है आपने और ऑनलाइन क्रिकेट मैच की कोई वीडियो देखना चाहता है, तो हम मैच की वीडियो नहीं, हमारी गेम है। ठीक है,
दराज.pk फर्ज करें सीलिंग फैन नहीं बेचता और हमने फैन को नेगेटिव नहीं डाला हुआ, सीलिंग फैन सर्च करके कोई दराज.pk पर आ जाता है, आके पता चलता है अच्छा पंखा नहीं है, वापस चला जाता है, उसका कुछ नहीं गया टाइम के अलावा, आपको क्लिक के पैसे पड़ गए, आपको उस क्लिक के पैसे देने जो क्लिक करके वो यहाँ आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नेगेटिव्स को रिमूव करना है। अब नेगेटिव्स पर हमने अलग से शायद रिकॉर्डिंग भी की हुई है सर्च क्वेरीज एनालिसिस पर, अगर नहीं की हुई तो इन फ्यूचर कभी ना कभी इंशाल्लाह हो जाएगी, कि हमने यस्टरडे की सर्च क्वेरीज देखनी है, नेगेटिव निकालने हैं। अब बिगिनर लेवल पर आप वो नेगेटिव डाल नहीं देते, आप वो नेगेटिव्स रिपोर्ट करते हो। अगर वो मैं एक्सेल फाइल में देखूं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये लिखा हुआ है मशकूक सर्च टर्म, नीचे एक तरफ सर्च टर्म्स आनी चाहिए और एक तरफ उसमें से सजेस्टेड नेगेटिव कीवर्ड्स आने चाहिए। अब अगर ये बहुत ज़्यादा है, फर्ज करें 50 हैं, तो फिर एक अलग फाइल जाएगी उसके नाम से। ठीक है, ये चेंज हिस्ट्री भी हमने देख ली। मेंटेन मंथली स्पेंडिंग फाइल, कुछ फर्क लगे तो रिपोर्ट। यहाँ पर ना हर जगह रिपोर्ट का जिक्र है, बिकॉज जब स्टार्टिंग में समझाया जा रहा होता है किसी भी बंदे को, चाहे वो 6 साल से काम कर रहा हो, पहली दफ़ा मैं समझा रहा हूँ तो मेरी बातें उसके लिए वो बिगनर लेवल ही हो, चाहे आप फेब से आ रहे हो या मार्च से आ रहे हो या 2 महीने हो गए हो या 1 महीना हो गया हो। आज अगर आप मेरे से ये सुन रहे हैं तो इन कामों के लिहाज से आप सब एक ही लेवल पर हैं और वो है बिगनर लेवल। इन चीज़ों को अगर आप कल से अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप सबका वो कल पहला दिन होगा, दूसरा दिन किसी का नहीं होगा। ठीक है, हाँ किसी ने डेली टास्क पहले सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग एज हो सकता है। पर अगेन मैं ऊपर वाले पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स माइनस कर दूँ, जैसे ये यस्टरडे सर्च क्वेरीज एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स, इफ एनी, चेंज हिस्ट्री भी हो गया। अब हमारे पॉइंट काफ़ी कम रहते जा रहे हैं। ठीक है, एक संडे हमारा और लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब ये देखिए सर्च क्वेरीज एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू निश एंड वेबसाइट, ये बेसिकली मेमो के लिहाज से लिखा है ना, तो इसमें जानबूझ के ज़रा मुश्किल, ज़रा भारी अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रॉम द सर्च क्वेरीज, एडिशन ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स इफ फाउंड एनी। ठीक है, अब मेमो में लिखते हुए फाउंड एनी नहीं आना चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो ये ना हो कि प्राइमरी गाइड दे दी गई पेपर में, केस को देख के सवाल लिख लो, बच्चा बाहर आया उससे पूछा बेटा लिख लिया था सवाल, कहता सर जी वो सवाल के नीचे ऐसे हाथ बना हुआ था, आंसर लिखा हुआ होता है ना, वहाँ पे कई क्लासों में हाथ बना हुआ होता है, तो मैं वो हाथ बनाता रहा पूरे पेपर में, मेरे से वो हाथ ही नहीं बना, तो मैं जवाब कैसे लिखता? पहले वो हाथ बनता तो मैं आगे से जवाब लिखना शुरू करता। तो इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो ये ना हो यहाँ से उठाओ एज इट इज़ वहाँ कॉपी पेस्ट कर दो आंखें बंद करके, तो वैसे ही खाम खा फिर। हाँ, वो आगे मैं एग्जांपल जो भूल गया था, तो मैं कुछ अक्सर औक़ात ये मैं एग्जांपल दिया करता हूँ। आप फ़र्ज़ करें मेरे ड्राइंग रूम में आकर बैठे हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ मेहमान या एज अ फ्रेंड जैसे भी, लेकिन आप मेरे ड्राइंग रूम में आके बैठे हैं और आपकी किसी गलती की वजह से कर्टन को, पर्दे को आग लग गई है। ठीक है, और आप घबरा गए और आप वहाँ से उठ के चुप करके बाहर चले गए कि मेरे पे बात ना है। ठीक है, अब नतीजा क्या निकलेगा? एक पर्दे से दूसरा पर्दा, दूसरे पर्दे से सोफे, लकड़ी और कपड़ा, घर में ये बहुत होता है, वो आग फैल जाएगी। घर पूरा ना भी फैले, वो एक कमरे में तो ज़रूर फैल जाएगी। ठीक है, इसकी जगह आप उठे हैं और आपने बड़ों को आकर बताया कि मेरे से ये हो गया, चलो लेट्स सपोज आगे से डांट पड़ गई, नुकसान बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी इन डेली टास्क के दौरान अगर कोई गलती कर दी या आपको किसी दूसरे की गलती नज़र आ गई, तो हाइड करके आप नुकसान नहीं बचा सकते, और जब सामने आएगी गलती बड़ी होकर, देन तो फिर सबको बाजमात बेइज्जती हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी। थोड़ा छोटे पॉइंट पर आना चाहता हूँ मैं, इसलिए ज़रा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये पॉइंट भी हमारा हो गया है, मैं इसको ज़रा पढ़ता हूँ पहले, देखिएगा ज़रा साथ में। गो टू कीवर्ड्स एंड चेक के हाईएस्ट क्लिक कल कितने का पड़ा है।
मैंने आगे एवरेज सीपीसी पर क्लिक किया था, जब क्लिक नहीं हो रहा था मैंने कहा था इसे सॉर्ट करेंगे, हाईएस्ट एवरेज सीपीसी वाला कीवर्ड ऊपर आ जाएगा। गो टू कीवर्ड्स एंड चेक कि हाईएस्ट क्लिक कल कितने का पड़ा है। अगर महंगे क्लिक हैं तो एक से ज़्यादा भी रिपोर्ट हो सकते हैं, यानी फर्ज करें $10 बजट है और 2 कीवर्ड्स पर $5 के क्लिक पड़े हैं, तो ये महंगे क्लिक्स। एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कीवर्ड कॉन्टिन्यूस महंगा चल रहा है, यानी मुतवातर महंगा चल रहा है, तो पूछना है फिर पॉज करेंगे या मैच टाइप चेंज करेंगे। मतलब फर्ज करें एक ब्रॉड कीवर्ड है और उसका क्लिक महंगा पड़ रहा है, आप उसको पॉज भी कर सकते हो और उसको एग्जैक्ट मैच में भी चेंज कर सकते हो टू रिड्यूस द सीपीसी, कि सीपीसी आपको कम मिले। ठीक है, वैसे मैंने उल्टा बोल दिया, एग्जैक्ट में जहाँ तक मेरे जहन में एग्जैक्ट मैच में सीपीसी ज़्यादा होती है। बार पॉइंट दोबारा पढ़ रहा हूँ, गो टू कीवर्ड्स एंड चेक कि हाईएस्ट क्लिक कल कितने का पड़ा है। अगर महंगे क्लिक्स हैं तो एक से ज़्यादा भी हों तो रिपोर्ट होंगे, और अगर कोई कीवर्ड कॉन्टीन्यूसली महंगा चल रहा है तो पूछ कर पॉज करना है या उसकी मैच टाइप बदलनी है, इस बात पर काम करना है। ठीक है, ये पॉइंट कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन में जाकर हेल्थ स्कोर देखना है और कम हो तो रिकमेंडेशन देखनी है कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर ये सेकंड टैब है रिकमेंडेशन की। जब मैंने वो पॉइंट्स लिखे थे उस टाइम वो हेल्थ स्कोर कहलाता था, अब वो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कहलाता है, नाम चेंज हो गया। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कहलाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर की अगर बात करूं तो मोर देन 90% होना चाहिए। अब जैसे अभी इस अकाउंट का 95.7% है। आपको ये कंपेन सेलेक्ट करके अलग अलग कंपेनों का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी देख सकते हैं। आइडियल तो ये है कि अलग अलग कंपेनों का देखें, क्योंकि अगर एक का 100 है तो शायद किसी का 90 से भी नीचे होगा। जैसे इसमें 7 कंपेनें हैं, 2 मैंने देख ली हैं, दोनों का 100% है। तीसरी पर आ रहा हूँ, ये भी 100% है। मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी का 90% से बिलो होना चाहिए। ये देखिए 85.3%, और साथ वो ये भी बता रहा है कि ये रिसेंटली 3% डिक्रीज हुआ है। अब ये जो अकाउंट देखता है ये उसकी मिस्टेक है, क्योंकि देखो अगर ये 3% ना भी गिरा हो तो टोटल बनता 88.3%, फिर भी बिलो 90% ही है। अगर आपको ये कह दिया जाता है कि आपके पासिंग मार्क्स 50 हैं, तो अब आपके 35 आए और आपके 25, आप इससे जीत गए हैं, तो इसमें आप पास नहीं हो गए, फेल दोनों ही हैं। तो जब गूगल ने ये रिकमेंड कर दिया कि बिलो 90% अच्छा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर नहीं है, तो फिर उस पर रुकने का कोई तुक नहीं बनता। और आप लोगों ने यही प्रैक्टिस रखनी है कि हर कंपेन, क्योंकि अब आपने ओवरऑल अकाउंट का देखा वो 95 पॉइंट समथिंग का, इस कंपेन का कम है। इसी तरह नीचे अगर देखें इस कंपेन का, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह इस कंपेन का ये भी सही है। मेरे ख्याल से एक कंपेन शायद रह गई ये देखने को। सात कंपेन्स हैं, 6 कंपेन्स का बेहतरीन है, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ 100% करना चाहो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। सबसे पहले इधर देखना है। अब देखिए 85.3% है और कितनी आसान सी रिकमेंडेशन है, 10.7%। वो डलेगा इधर तो 95 से ऊपर चला जाएगा, 96% हो जाएगा टू बी एग्जैक्ट। उसी तरह आगे देखें 2% की इंक्रीज मिलेगी अगर आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स को इम्प्रूव करते हैं। आपने नहीं सोचना कि क्या चेंज करनी है, वो आपको बता रहा है कि भाई ये चेंज करनी है। आपने सिर्फ चेक करना है कि जो वो बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत। बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे किसी इंसान की इंटेलिजेंस पे। ठीक है, वरना तो एक सेटिंग होती है जिसमें ये रिकमेंडेशन खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन फिर आपका अकाउंट ऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगा। और ये मत समझिएगा कि ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, काम मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको रोज नए सिरे से कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा, तो यार कितनों आ गए कीवर्ड्स, वो रिकमेंडेशंस में से आते जा रहे हैं। कभी कोई चीज़ आ जाएगी, कभी कोई चीज़ आ जाएगी। हमें वो कहते हैं, गूगल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं ऑटो अप्लाइड रिकमेंडेशंस ऑन कर दें। रिकमेंडेशंस
ऑटो अप्लाई ऑन कर दें, लेकिन हम नॉर्मली सारी ऑन नहीं कर, सारी तो हम कभी भी नहीं ऑन करते, ठीक है। वो भी नहीं कहते हमें कि सारी ऑन करो, सही, वो बीच में से चंद सेलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रिमूव नॉन सर्विंग कीवर्ड्स, वो कीवर्ड जो काम नहीं कर रहे इस कैंपेन में उन्हें रिमूव कर दें, लेकिन अब इससे इंक्रीमेंट खाली 0.7% है। वैसे अभी तक मैंने ये जो 3 देखी हैं, ये तीनों की तीनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बिगिनर लेवल वाले बंदे को भी समझ आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव सर्च एड का स्कोर पुअर होगा, वो इम्प्रूव करने की वो ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, 2 है, एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड की ये 1% है और एक ऊपर ये 2% है, तो ये 3% तो यहाँ से बढ़ जाएगा, 2% इधर से और 1% इधर से, और 10.7% इधर से, तो ये 96% हो जाएगा। और वो नीचे एक है ये वाली रिकमेंडेशन 99.7% हो जाएगा, और ये वाली मिलाकर आपकी 100% हो जाएंगी। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि ये रिमूव नॉन सर्विंग और रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड्स, मतलब कोई ऐसा कीवर्ड जो 2 दफ़ा आ रहा है, कोई ऐसा कीवर्ड जो 3 महीने से कुछ भी इंप्रेशन ही नहीं ले रहा, इस तरह की रिकमेंडेशंस को आप अप्लाई कर सकते हो ऑटोमेटिक के लिए। लेकिन मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता, जब मेरे पास टीम मौजूद है, मेरी टीम ने डेली अकाउंट्स खोलने हैं, उनके पास डेली टास्क की एक लिस्ट है, तो वो क्यों ना रिकमेंडेशंस आके चेक करें, क्यों ना मैनुअली किया जाए काम, खुद पढ़कर समझ कर किया जाए। वो 8वीं के इंग्लिश में एक लेसन है, कैन कंप्यूटर थिंक, उसमें कुछ ऐसा सवाल है, तो उसका जवाब ऐसे शुरू होता है कि द आंसर डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट यू से थिंकिंग इज, आप क्या कहते हो, सोचना है क्या। अगर सोचना है कि 200 में 332 जमा किया तो जवाब क्या आया, तो कंप्यूटर आपसे अच्छा सोच सकता है। लेकिन अगर सोचना ये है कि शेर व शायरी करनी है, ठीक है, या कुछ और, आजकल तो इंटेलिजेंस तेज़ होती जा रही है आर्टिफिशियल, लेकिन स्टिल बहुत गैप है। मैंने एग्जांपल पहले भी दी हुई है कि डल से डल, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ पागल इंसान को भी 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर ले जाकर नीचे फेंको, वो चाहे कुछ भी ना कर सके लेकिन रोएगा, चीखेगा ज़रूर। बेहतरीन आईफोन का लेटेस्ट मॉडल जो अभी सोचा भी नहीं गया, शायद 17 सोच लीजिए, उसको भी ले आए, उसको भी छत से जाके नीचे फेंके, वो नहीं चूं करेगा, ठीक है। चाहे जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितनी मर्जी कैपेसिटी हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समझदारी को नहीं पहुंच सकी जो अल्लाह ताला ने बनाई है। मेरी समझ के मुताबिक तो ऐसे है, ठीक है। तो बहरहाल ये रिकमेंडेशंस देखनी है, आप बिगिनर लेवल पर अप्लाई नहीं कर देनी है। कीवर्ड्स डाउनलोड कीजिए, खुद चेक कीजिए पहले, फिर सीनियर को भेजिए। लेकिन ये रिकमेंडेशन, मतलब जैसे फ़र्ज़ कीजिए यू आर गोइंग टू डू डेली टास्क ऑफ ट्रिप इंडिगो, तो किसी दिन मैंने अकाउंट खोला तो मैंने ऐसे इशारे से नहीं कहना कि ये उसकी गलती है, ठीक है। मैंने फिर पूछना है कि भाई वाई दिस रिकमेंडेशन इज हेयर, एंड देन नो आंसर विल बी एक्सेप्टेबल। जैसे मिसाल के तौर पे, सर मैंने सीनियर को भेजा हुआ, भाई उसने नहीं चेक किया, दोबारा पूछो, फिर नहीं बता रहा, मुझे आके बताओ, मैं ना पूछूं, आप मुझे बताओ कि सर वो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा सर वो भाई ने कहा था ये नहीं ऐड करने, तो भाई फिर इसको डिसमिस क्यों नहीं किया, फिर इसको डिसमिस क्यों नहीं किया। अगर ये नहीं करनी तो इसको हटाओ यहां से, सही है। सो दैट अगर हम अपनी कैंपेन्स का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100% रख सकें तो दैट विल बी आइडियल। हेल्थ स्कोर कह लो, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कह लो, ठीक है। अब हम एक्सेल में उसको भी क्लियर कर रहे हैं, हेल्थ स्कोर को यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये रिकमेंडेशन में जाके हेल्थ स्कोर देखना है, और कम हो तो रिकमेंडेशंस देखनी है कि कैसे इंप्रूव हो सकता है। अभी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना, वक्त के साथ साथ आप रिकमेंडेशन देखोगे, अप्लाई कर दोगे, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 90% से ज़्यादा होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव एनी रीज़न आफ्टर सम टाइम कि जी मैं इस वजह से ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कम है। जैसे मिसाल के तौर पर 7 कैंपेन है, मनु पता ही नहीं लगा कि इस कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर का है, फिर आपको काम नहीं करना चाहिए ना। अगर आपको पता नहीं चलता, आपका काम करने को दिल नहीं करता, तो फिर आपको वो चीज़ सीखनी नहीं चाहिए। लाजमी दूसरे को तपाने के लिए, दूसरे को गुस्सा चढ़ाने के लिए काम करना है, या गलतियां करने के लिए काम करना है, बेइज्जत होने के लिए काम करना है, अगलों का नुकसान करने के लिए काम करना है, ठीक है। वो मेरा बड़ा भाई कहा करता है, बलल्ले रोन तो चुप चंगे, फिर रोने की क्या ज़रूरत है, उस तो बेहतर है भैड़ा रहो, उस तो बेहतर चुप ही रहो, एवं खाम खा नाला लेना। और जिस मिसाल तौर पर एक बंदा गाना गा रहा से, नाला लेकर हाथ जुत्ती आई, गाना बहुत खूबसूरत गा रहा से,
नाल वाले घर च जुत्ती आई, उन्हें गाना ना रोकिया। एक लम्बे बाद जुत्ती तक के उन्हें गाना जो रोकिया तो उन्होंने वड्डे भरा ने कहा गाना ना रोक, गाना गांदा रहा। उन्हें कहा क्यों भाई जान? कहते दूई जुत्ती आने दे जोड़ा पूरा हो जाए। इनू कहते टिठाई दी आदत, ठीक है। बहरहाल ये हमारा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर भी हेल्थ स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे मैक्सिमम डेली टास्क कवर हो चुके हैं। ये जितने अभी हमने कर लिए हैं ये हमारे मैक्सिमम डेली टास्क कवर हो चुके हैं। एंड आई एम नॉट टायर्ड टिल दिस पॉइंट एंड आई वोंट अलाउ यू पीपल टू गेट टायर्ड, बिकॉज तुम लोगों को ना बोलना पड़ रहा और ना मेरा ये बर्डन होगा कि ये कल सारे करके आने, ठीक है। हाँ, मैं अगर टायर्डनेस फील करना शुरू कर दूंगा तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं बोल रहा हूँ, मैंने आगे बोलना है। मुझे बेसिकली सिर्फ ज़्यादा बोलने के लिए स्टेमिना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग काम करेगा तो सोचें आएंगी, एग्जांपल्स आएंगी तो मैं बात समझा सकूँगा। तो टायर हो जाऊँगा तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा तो फिर मुझे ऑब्वियसली रुकना पड़ेगा। बार मैं नीचे वाले में से देख रहा हूँ कि वो हेल्थ स्कोर वाला पॉइंट अगर यहाँ है, ये देखिए चेकिंग हेल्थ स्कोर, मेमो में लिख रहे होगे, अगर मैनुअल एंट्री डाल रहे होगे तो चेक्ड ऑप्टिमाइजेशन स्कोर या वर्कड ऑन इम्प्रूविंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, कुछ भी लिख सकते हो। एक ही बात को आप डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो, जैसे सर्च क्यूरीज एनालिसिस। अच्छा, एक्सट्रैक्टेड नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रॉम सर्च क्यूरीज, बात वही है, ठीक है। एनालाइज्ड सर्च क्यूरीज टू फाइंड नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। यस्टरडे सर्च क्यूरीज एनालिसिस, लास्ट वीक सर्च क्यूरीज एनालिसिस, लास्ट मंथ सर्च क्यूरीज एनालिसिस, लास्ट 30 डेज सर्च क्यूरीज एनालिसिस, लास्ट 6 मंथ है सर्च क्यूरीज एनालिसिस ही है, लेकिन उसको लिखने के 7 तरीके बता दिए मैंने, ठीक है। अप टू यू है। गूगल पर आप मुतरादिफ वगैरह की हेल्प से भी अपने नए नए मेमो, सेम लाइन के मेमोज बना सकते हो, स्पिनर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सर्च को सर्च ही लिखोगे, क्यूरीज की जगह टर्म्स आ सकता है, सर्च टर्म्स एनालिसिस, ठीक है।